लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उड़ान 2024 के इस बार के हिंदी के बैच में, जिसमें बहुत दिनों बाद मैं आकाश ट्रिवन आप सभी के सामने लेकर आया हूं रिवीजन रिवीजन रिवीजन। कैसे हैं आप लोग? और सच बताना, क्या आप लोगों ने मुझे मिस किया या नहीं? बिल्कुल सच बताना, बिल्कुल सच बताना। क्या आप लोगों ने मुझे मिस किया या नहीं? हाँ हाँ भाई, अवधेश मेहता मोबाइल से ही देखकर बोल रहा था, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं बहुत 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 खुश हूँ कि मुझे बहुत दिनों बाद, इतने दिनों बाद आप सभी के बीच आने का मौका मिला, क्योंकि रिवीजन आज से स्टार्ट हुआ है। वन शॉट रिवीजन स्टार्ट करा है, कम टाइम में ज्यादा चीजें। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ कैसे है मेरे उड़ान के परिंदे? सच बताना। हे शिवांग पाल कहता है मैं मुझे मिस नहीं कर रहा था, मैंने पिटाई करी थी। सच बताओ कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? सच बताना कैसे हो? बढ़िया हो ना बच्चे? खुश हो ना आप लोग? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बढ़िया हो ना? मजे में हो ना? यस यस यस, थैंक यू थैंक यू। अभी मेरे उड़ान के परिंदों, मैंने बहुत मिस किया। बहुत जतन, बहुत प्रयत्न के बाद हम इस स्टेज पर आए कि हम आपका रिवीजन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूट्यूब पर भी रिवीजन होना है। अभी भी रिवीजन हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी बाद यूट्यूब पर भी रिवीजन होना है। ठीक है, तो वहां भी तैयार है ना? वहां पर भी हम बहुत तेज स्पीड में बहुत सारा रिवीजन करेंगे। अभी ये आप उड़ान 2024 के बैच के लिए स्पेशल टाइप का रिवीजन किया जा रहा है। उसके बाद जब हम यूट्यूब पर आएंगे तो वहां पर कुछ और नए तरीके से रिवीजन किया जाएगा। बच्चे देखो, अभी कुछ दिन बाकी है एग्जाम में, है ना? सिर्फ कुछ दिन मतलब अब तो भाई बिल्कुल स्टार्टिंग नहीं, अब तो एंडिंग। वी आर दी थ्रेशोल्ड ऑफ द सेशन, एंड होने वाला है कुछ दिनों में। और लाइक आपके एग्जाम है, जिंदगी का एक बहुत बड़ा पड़ाव आपके सामने आने वाला है। तो मैं जानता हूं कि इस पड़ाव के लिए आप बहुत घबराए हुए होंगे। घबराना मत। डर किसी बात का नहीं। डरने से आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा, घबराने से आपका स्कोर नहीं अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा मैं देखता हूँ मेरे पास इंस्टाग्राम पे काफी बच्चे मैसेज करते हैं, सर डर लग रहा है, सर नींद नहीं आ रही, सर पड़ा हुआ भूल जाते हैं, सर खाना नहीं खाया जा रहा, सर बाबू ने खाना नहीं खाया, सर दोस्त के बाबू ने खाना नहीं खाया, सर टेंशन हो रही है, सर परेशानी हो रही है। अरे का ये टाइम नहीं है डरने परेशान होने का। ये टाइम है सिर्फ ध्यान लगाने का, खुश रहने का और कंसंट्रेट करने का। अभी भी इस क्लास में अधिकतर बच्चे सिर्फ एक ही शब्द लेकर बैठे होंगे, सर डर लग रहा है। डर क्या होता है? कुछ नहीं होता। डर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अरे तुम इतना अच्छा प्रिपेयर करो, इतनी अच्छी तैयारी करो कि तुम्हारे सामने डर खुद आके डर जाए। ठीक है, तो क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार हैं या नहीं? जल्दी बताओ, एनर्जी लाओ। हाँ मेरे बच्चों, मैंने बहुत मिस किया, बहुत मिस किया, बहुत मिस किया बच्चे। ठीक है, लो साउंड अमन, आवाज तो ठीक है। लो साउंड, ओके ओके। हेलो हेलो हेलो, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके ओके। हेलो हेलो हेलो, ओके। चलो बिल्कुल। बच्चा देखो, मैं एक पिछली बार जब उड़ान हिंदी का बैच हुआ था, तो उसमें से यूपी का टॉपर निकला था, यूपी का स्टेट बोर्ड का टॉपर निकला था। आप देखना सनेम सर के काफी शॉर्ट्स चले हुए हैं इसी बात को लेकर। ठीक है, स्टेट बोर्ड का टॉपर निकला था। और इस बार सिर्फ मेरी एक इच्छा है ना, कि इस बार फिर से आप जिस भी बोर्ड के हो, चाहे आप एमपी बोर्ड के हो, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, चाहे आप बिहार बोर्ड के हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ बोर्ड के हो, चाहे आप राजस्थान बोर्ड के हो, कहीं किसी भी बोर्ड के हो, बस इतना सा ध्यान रखना कि मैं चाहता हूं कि इस बार इस बैच में से हर एक स्टेट का टॉपर निकले। क्या आप सभी मेरा ये सपना पूरा करोगे? क्या आप सभी मेरा ये सपना पूरा करोगे या नहीं? या नहीं या नहीं? बताइए, आप सभी मेरा ये सपना पूरा करेंगे या नहीं? और मैं जानता हूं कि जरूर करेंगे। ओके ओके। आवाज लो है क्या? अब आ रही है आवाज? हेलो 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 हेलो। माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। अब तो आ रही होगी आवाज? हेलो हेलो हेलो। ओके, थैंक यू आनंद केसरी। यस, रुमान अशरफ, यस नाम भी बता दिया। ठीक है,
तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। मुझे पता था कि अब मैं वो विदाई वाला सब सारे टीचर्स ने क्या करा कि आखिरी क्लास है, बच्चों को दुखी कर दिया। नहीं, मैं जानता था क्लास आखिरी नहीं होगी, मैं जानता था रिवीजन होगा, रिवीजन होगा, रिवीजन होगा, और हुआ। बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। ये आकाश रवंत हमारे साथ है, साथ था और साथ रहेगा। चलो अब बच्चे, आज की क्लास की पहली शर्त, आज की क्लास की पहली शर्त यही है कि क्लास 1.5 घंटा जाएगी। पहली बात, क्लास 1.5 घंटा जाएगी। आप सभी को कंसंट्रेशन के साथ मेरी बातों को सुनना है। आज आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं और क्लास में आपको नोट्स को सामने रखना है, ठीक है। आप नोट्स सामने रखना, कोई मूवी नहीं देख रहे हो आप, है ना, आप रिवीजन कर रहे हो। तो कृपया कर क्लास अटेंड करने के दौरान ना ही स्पैमिंग करोगे, किसी तरह की कोई चैट नहीं करोगे। बच्चा, अपन एग्जाम के बाद एक क्लास रखेंगे जिसमें आप दिल भर के स्पैमिंग करना। अभी आप किसी प्रकार की कोई स्पैमिंग नहीं करोगे, ठीक है बच्चा। अभी आप किसी, क्योंकि बच्चा अभी हम रिवीजन करने के लिए स्टार्ट हुए, एंड आई नो कि बहुत मेहनत लगती है बच्चा, बहुत डेडिकेशन से आप लोग खड़े हुए हो, क्योंकि यहाँ पर वही बच्चा आया है जो पढ़ना चाहता है। आज की क्लास में वही बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है जो पढ़ना चाहता है। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो स्पैमिंग नहीं करोगे, ठीक है। कोई भी आपको बोले, आपका नाम ले, आपका फ्रेंड ले, या कुछ नहीं, आप सिर्फ मेरी बातों को सुनोगे और कॉन्सेंट्रेट करोगे। स्पीड तेज रहेगी, ठीक है, स्पीड तेज रहेगी बच्चा। पूरा एक चैप्टर आप सोचो 1.5 घंटा में करना है, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन भी अप होना चाहिए, ठीक है। याद रखना, बड़ा मजा आने वाला है। बस शर्त यह है, नोट्स सामने रखना, ठीक है, नोट्स सामने रखना। आप नोट्स सामने रखोगे ना बच्चे, तो बढ़िया तरीके से आपको सारी चीजें समझ आएंगी, ठीक है। तो चलो शुरू करें। तैयार हो आप लोग या नहीं? उड़ान के परिंदों, जल्दी से चैट्स में लिख डालो फिजिक्स ओपी। तैयार हो या नहीं, जल्दी बताओ। तैयार हो या नहीं उड़ान के परिंदों, फटाफट बताओ। यस यस यस, जल्दी बढ़ाओ। आकाश भैया ओपी नहीं, आज मुझे फिजिक्स ओपी सुनना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, है ना। अब अच्छा देखो, ध्यान से पढ़ना यार। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि मुझे आपके इन सारे बच्चों में से, इन उड़ान के परिंदों में से टॉपर चाहिए, ठीक है। और टॉपर जिस दिन मिलेगा ना, मैं खुद, अगर आप स्टेट टॉप करते हो तो मैं वादा करता हूं कि मैं खुद आपके घर आऊंगा, ठीक है, और घर आके खाना भी खाऊंगा आपके साथ, ठीक है। तो तैयार रहना इन सारी बातों के लिए। तो चलिए लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं आज के रिवीजन का। श्री गणेश। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको सामने दिख ही रहा है कि भाई साहब हम एक चैप्टर कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश। चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? प्रकाश, ठीक है। अच्छा, किसी प्रकार का कोई भी स्पैमिंग नहीं करोगे, है ना, ठीक है। अब ये फिजिक्स ओपी लिखने के बाद खत्म कर देना बातें, इसके बाद कोई चैट नहीं करना। जब अपन बीच में 2 मिनट का रेस्ट लेंगे ना बच्चे, उस दौरान अपन एक दूसरे से बातें करेंगे। सिर्फ देखो, स्पीड तेज रहेगी। फिर से कह रहा हूं, देखो, उड़ान के परिंदे हो। अब आप मुझे जानते हो, मैं आपके लिए कोई नया तो हो नहीं। मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हो। हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है और उस बॉन्डिंग के अनुसार अब आपको कोई स्पैमिंग नहीं करना। मैं नहीं चाहता कि चैट्स बंद करूं, क्योंकि अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो बोलेगा ना, ठीक है, इसलिए। चलो, अवधेश मेहता कहते हैं सर घर में तेल खत्म हो गया है, अब हम होटल में खाना खा लेंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं पार्टी भी दूंगा तुम्हें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेके पहला टॉपिक, पहली बात, प्रकाश क्या है, ठीक है। प्रकाश क्या है, ध्यान से समझते चलना है एक एक बात को। प्रकाश क्या है बच्चा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है ना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा, जिसके कारण हम आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम आसपास की वस्तुओं को ना देख पाए। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, इस पूरे पृथ्वी पर, इस पूरे आकाशगंगा में सबसे तेज अगर कुछ है तो वो है प्रकाश। इससे तेज कुछ भी नहीं है। प्रकाश की जो स्पीड होती है, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? सी से। और इसकी जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, ठीक है। एक सेकंड बहुत तेज स्पीड होती है। इस स्पीड को आज तक कोई भी कैन नहीं कर पाया। इतनी स्पीड से अभी तक ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जो इस स्पीड को कैच कर पाए। उसके बाद प्रकाश हमेशा सीधा चलता है। प्रकाश हमेशा कैसे चलता है बच्चे? सीधा चलता है, मतलब वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में अगर प्रकाश का सबसे बड़ा कोई स्रोत है तो आप जानते हो इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो जिसका दिन रात हम उपयोग करते हैं, और वो क्या है बच्चा? सूर्य। सूर्य से ज्यादा प्रकाश अभी तक हमें कोई भी नहीं देता। अब देखो बेटा, प्रकाश जो है ना, प्रकाश के कारण ही आप आसपास की वस्तु देख पाते हो। रात के टाइम में आपको चीजें दिखाई नहीं देती, क्योंकि प्रकाश अनुपस्थित रहता है। जब प्रकाश उपस्थित है तो आप बढ़िया चीजों को देख पाओगे, बढ़िया तरीके से देख पाओगे, ठीक है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और इसके प्रकाश जो होता है, प्रकाश के बंडलों को फोटोन भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि प्रकाश क्या होता है, तो आप बोला प्रकाश की ऊर्जा को फोटोन भी कहते हैं। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमें कई प्रकार से उपयोग करते हैं। देखो,
पहला, हम प्रकाश के कारण देख पाते हैं, प्रकाश हमें ऊष्मा भी प्रदान करता है। आप सन में खड़े हो जाओगे, धूप में जाकर खड़े हो जाओगे तो आपका तापमान बढ़ जाएगा। आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर होंगी, ठीक है। अब बच्चे सुनना क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर फटाफट मैं पोल लगा रहा हूं, ठीक है, फटाफट मैं पोल लगा रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर देना कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, ठीक है। मतलब प्रकाश की चाल क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। मैंने अभी बताया इससे पहले, कुछ देर पहले, कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में सबसे तेज कुछ है तो वो है प्रकाश, और हमें बताना है प्रकाश की चाल, कि प्रकाश की चाल क्या होने वाली है इस ब्रह्मांड। देखो, पोल जल्दी आए, पोल लेट आए, कोई चिंता नहीं, अब हमें ये सब स्पैमिंग में टाइम नहीं लगाना, ठीक है। पोल जल्दी आ जाए बहुत खुशी की बात है, पोल लेट आ जाए बहुत खुशी की बात है, आने दो, सिर्फ आपको पढ़ाई पर ध्यान लगाना, ठीक है। तो बच्चे, प्रकाश सबसे तेज चलता है और इसकी गति कितनी होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो ए इज द राइट आंसर। 86% बच्चों को पता था। ये जो बी, सी और डी वाले बच्चे हैं ना, बेसिकली बी और सी वाले बच्चे ना, सुनो ध्यान से, प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। याद रखना इस बात को, अपने दिलो दिमाग में बसा लो बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। प्रकाश की दैती प्रकृति। अब बच्चे जो होता है ना, प्रकाश जो होता है ना, अपन लीडर बोर्ड के बाद में देखेंगे बेटा, ठीक है। हालांकि कौन टॉप करता है कौन टॉप नहीं करता अपन बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ अपन कॉन्सेंट्रेट करेंगे पढ़ाई पर। प्रकाश की दैती प्रकृति, अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग बातें बताते हैं, जिसमें से एक न्यूटन साहब थे, जिनके बारे में आपने पढ़ाई होगा। न्यूटन सर कहते हैं कि प्रकाश क्या है, कण है। प्रकाश क्या है बच्चे, पार्टिकल है। और एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हाइगन, ठीक है ना। जो वैज्ञानिक थे हाइगन, हाइगन कहते हैं कि प्रकाश क्या है, तरंग है, ठीक है। प्रकाश क्या है, तरंग है। लेकिन बहुत लंबी लड़ाई चली वैज्ञानिकों के बीच में, बहुत लंबा डिस्कशन हुआ, और बच्चे उस डिस्कशन के बाद ये डिसीजन हुआ कि प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है, अर्थात प्रकाश की दैती प्रकृति होती है। कभी कभी परिस्थिति के अनुसार प्रकाश कण बन जाता है और परिस्थिति के अनुसार प्रकाश तरंग बन जाता है। जैसी आवश्यकता वैसा रूप वह दिखाता है। कहते हैं कि प्रकाश के 2 मुंह होते हैं, कभी वो कण वाला मुंह दिखाता है, कभी वो तरंग वाला मुंह दिखाता है। और इस बात को बताया डी ब्रॉगली नाम के वैज्ञानिक ने, ठीक है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1828 के आसपास की बात है। उन्होंने डी ब्रॉगली नाम के वैज्ञानिक ने प्रकाश से संबंधित बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उन्होंने इस बात को क्लियर बोला कि न्यूटन साहब और हाइगन साहब, आप दोनों सही हो। प्रकाश कैसा होता है, द्वितीय प्रकृति का होता है। प्रकाश का डुअल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, डुअल नेचर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। ओके, अब बच्चा देखो ध्यान से। अब अगर कहीं पर, अगर कहीं से बहुत सारी प्रकाश, बहुत सारा 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 प्रकाश इकट्ठा होकर कहीं जा रहा है, तो जब प्रकाश इकट्ठा होकर एक दिशा में जाता है तो इसे बोलते हैं प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं बच्चे, प्रकाश पुंज, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बच्चे, प्रकाश पुंज। तो जब प्रकाश बहुत सारा इकट्ठा होकर आगे बढ़ता है तो उसे बोला जाता है प्रकाश पुंज, ठीक है। अब बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए कि प्रकाश क्या कहलाता है, कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। क्या इसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, क्या इसे किरण स्रोत कहते हैं, क्या इसे प्रदीप्ति कहते हैं, या फिर इससे प्रकीर्ण कहते हैं, ठीक है। जल्दी, ओके। क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या प्रकीर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। टाइमर देखो, अब बिल्कुल पोल जल्दी आए, बहुत अच्छी बात है, लेट आए, अब हमें उस बात पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं जानता हूं एक एक पल की कीमत, एक एक सेकंड की कीमत। एंड आई नो ये उड़ान के परिंदों की चिंता है ना, तो मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है। तो बच्चा देखो, प्रकाश का इकट्ठा होकर आगे बढ़ना किरण पुंज कहलाता है। बी इज द राइट आंसर, और 86% बच्चों ने सही जवाब दिया। ए और सी और डी, कुछ एक दो बच्चों ने आंसर दिया है। तो बच्चा सुन ले, प्रकाश की किरणों का समूह क्या कहलाता है, प्रकाश पुंज कहलाता है। प्रकाश की किरणों का समूह क्या कहलाता है बच्चे, प्रकाश पुंज कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब देखो, एक वैज्ञानिक थे मैक्सवेल, एक वैज्ञानिक थे मैक्सवेल, ठीक है। मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश एक तरह की विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या बोला बच्चों उन्होंने, प्रकाश एक तरह की विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसमें कुछ अमाउंट में विद्युत क्षेत्र भी होता है, कुछ अमाउंट में चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, और तरंग ये एक दिशा में चलती है। मान लो ये दिशा है तरंग संचरण की, मतलब इस दिशा में क्या जा रही है, प्रकाश जा रहा है। इस दिशा में क्या जा रहा है बच्चे, प्रकाश। अगर याद रखना, इस दिशा में क्या जा रहा है बच्चे, प्रकाश जा रहा है। तो अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र की, तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये हो गया विद्युत क्षेत्र। अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र की, तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो बच्चे जो प्रकाश होता है ना, इसमें विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहा जाता है। एक बहुत अच्छी बात है, ये बात मैंने इस स्लाइड में इसलिए ऐड करी है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, और प्रकाश को माध्यम मिल जाए, मतलब भाई साहब ऐसा होता है कि अगर अपन लोग चांद पर रहे ना, तो आप मेरी आवाज नहीं सुन पाओगे। अगर हम चांद पर रहेंगे ना, तो आप मेरी आवाज नहीं सुन पाओगे, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाऊंगा। क्यों, क्योंकि वहां हवा नहीं है।
ठीक है, लेकिन चांद पर हम एक दूसरे को देख पाएंगे क्योंकि वहां पर हवा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रकाश आ सकता है। तो प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिससे माध्यम मिल जाए तो वो खुश हो जाता है, आगे बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर माध्यम नहीं मिलता तो भी ये चलता है, और जहां पर माध्यम नहीं हो तो वो क्या कहलाता है, निर्वात। ठीक है, तो प्रकाश एक ऐसा विद्युत चुंबकीय तरंग है जिससे माध्यम मिल गया तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया चलेगा। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो निर्वात से भी चल सकता है, आपके और हमारे बीच। ठीक है, मतलब आपके और हमारे बीच, अगर आप मेरे सामने खड़े होते ना तो मतलब हमारे बीच क्या होती, वायु होती, तो मैं जो बोलता ना वो आप सुन पाते, क्योंकि हमारे बीच क्या है, वायु है। लेकिन अगर हम चांद पर रहते होते, ओ ऐसे ऐसे आवाज निकालते हैं, धूप, तो धूप तो हमें मिल जाती वहां पर, क्योंकि वहां पर माध्यम नहीं है, वहां पर वैक्यूम है, वहां पर माध्यम। लेकिन प्रकाश तो चल जाता है, प्रकाश को माध्यम मिल गया तो बढ़िया चलता है, लेकिन अगर नहीं मिलता तो दिक्कत होती है। ठीक है, याद रखना प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में या वायु में होती है। ठीक है, प्रकाश की गति किस में होती है सबसे अधिक, निर्वात में या वायु में होती है, और कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर आप इसका माध्यम बदल दोगे, जैसे अगर जल कर दोगे, जैसे अगर वायु कर दोगे, और जल और वायु के अंदर इसका जो प्रकाश होगा ना, उसकी गति क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। याद रखना सारी बातें। ठीक है, ओके बच्चा, थोड़ी देर मैं देख रहा हूं कि अभी भी बच्चा स्पैमिंग कर रहा है ना, स्पैमिंग कर रहा है बच्चा। करमवीर यादव, ये पोल वोल सारी बातें बाद में करेंगे बच्चा, प्लीज। अभी एग्जाम कुछ दिन बाद है, ठीक है ना, एग्जाम कुछ दिन बाद है। कृपया अगर किसी प्रकार की कोई स्पैम, हम मिलेंगे एग्जाम बाद, हम खूब बातें करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे। ठीक है, मैं नहीं चाहता आपकी चैट्स बंद करूं। ठीक है, याद, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चे। प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। अब 1 मिनट में इसका एक डेमोस्ट्रेशन देकर दिखाता हूं। मान लो ये रहा सन, ठीक है, मान लो ये रहा सन। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं, ये है हमारी अर्थ। ठीक है, 1 मिनट आप फील करो, ये रही हमारी अर्थ। अब सन से चलने वाला प्रकाश सीधा आता है, सन से चलने वाला प्रकाश कैसा आता है, सीधा आता है। तो इस जगह पर जहां पर प्रकाश पड़ रहा है, इस जगह पर क्या हो रही होती है बच्चे, दोपहर हो रही होती है या शाम हो रही होती है। लेकिन इस जगह पर क्या हो रही होती है बच्चे, रात हो रही होती है। ठीक है, अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता, अगर प्रकाश बेंड बेंड आड़ा तिरछा मार्ग अपनाता, तो वो शायद प्रकाश यहां से यहां घूम कर आता। लेकिन प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव कैसे चलता है बच्चे, सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, और जब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलने के कारण, ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलने के कारण प्रकाश सदैव कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है, और प्रकाश सदैव सीधी रेखा में ही चलेगा। ठीक है, हम जब 12th क्लास में आएंगे तो कुछ नई नई बातें पढ़ेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू 10th क्लास प्रकाश सदैव सीधी रेखा में ही गमन करता है, याद रखना। ठीक है, ओके। अब बच्चे देखो, पोल का आंसर दीजिए फटाफट, कि यहां पर पहले क्वेश्चन को पढ़ना। चैट में कोई आंसर नहीं देगा, चैट में अगर एक बंदा आंसर देता है ना तो उसको देखकर सारे के सारे आंसर देने लगते हैं। ठीक है, तो चैट में कोई आंसर नहीं देगा सर, अभी पोल लगा रहा हूं ना मैं, पोल में आंसर दोगे। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, कि प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण क्या सीधी रेखा में चलती है, क्या टेढ़ी रेखा में चलती है, किसी भी दिशा में चलती है, इनमें से कोई नहीं। पोल में मैंने कोई भी आंसर यहां नहीं देगा, आप पोल में आंसर दोगे। ठीक है, क्या होता है, एक जो आंसर देता है ना, सारे के सारे वही आंसर दे देते हैं, इसी वजह से कोई भी चैट में आंसर नहीं देगा। सुभाष सरन, नहीं बेटा, चैट अपन इसलिए बंद नहीं कर रहा है, आज हमें पता चलेगा कि कौन सीरियस है पढ़ाई को लेकर। ठीक है, कौन सीरियस है पढ़ाई को लेकर। ठीक है, ये क्या होता है बच्चे, हर बैच में 1-2 बच्चे मस्ती करते हैं, तो ये उन बच्चों का हाईलाइट होने का मौका है। आज आप हाईलाइट हो रहे हो कि भाई आप मस्ती कर रहे हो। ठीक है, ओके। तो प्रकाश कैसा चलता है बच्चे, प्रकाश चलता है सदैव सीधी रेखा में। ओ, ये तो गोला बन गया। ठीक है, प्रकाश कैसे चलता है बच्चे, सदैव सीधी रेखा में चलता है, अर्थात ए इज द राइट आंसर। और 96% बच्चों ने आंसर दिया, जिन्होंने बी, सी और डी आंसर दिया। कृपया कर याद रखना कि ए सही जवाब है। प्रकाश हमेशा कैसे चलता है बच्चे, सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, ओके। अब बच्चे देखो, हम किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को, क्या होता है बच्चे, हम बस किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं। सिंपल सा जवाब है कि हम किसी वस्तु को, क्या होता है, क्यों देख पाते हैं। ठीक है, तो बच्चा देखना सुनना ध्यान से। मान लो हम किसी वस्तु को देखना चाहते हैं, जैसे ये किसी का दिल है। ठीक है, ये किसी का दिल हमें क्यों दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य से प्रकाश आ रहा है। ठीक है, और सूर्य से प्रकाश आ रहा है, और यहाँ पर खड़े हुए हमारे पंकज सर। ठीक है, पंकज सर शायरी सुनाते हुए, ठीक है, पंकज सर हाथ में फोन पकड़कर शायरी सुनाते हुए। ठीक है, उनके बाबू ने थाना नहीं खाया। अब देखो, ये सन से प्रकाश आता है, ठीक है, और प्रकाश टकराकर पंकज सर की आंखों में जाता है।
प्रकाश टकराकर पंकज सर की आंखों में जाता है। तो किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों में आता है तभी आपको कोई वस्तु दिखाई देती है। फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको किसी वस्तु को देखना है तो उस वस्तु पर प्रकाश का टकराना आवश्यक है और टकराकर वो हमारी आंखों पर आएगा तभी अब हंसना भी नहीं है, हंसना भी नहीं है, हंसेंगे भी बाद में, ठीक है। ओके, किसी वस्तु पर प्रकाश टकराकर हमारी आंखों में आएगा तभी वो हमें वस्तु दिखाई देगी। और इस किसी वस्तु को देखने का सिंपल सा कारण किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक वापस आने के कारण ही हमारी आंखों को सेंस होता है, हमारी आंखों को पहचान होती है, हमारी आंखों को समझ आती है, जिसके कारण हम देख पाते हैं। ठीक है बच्चा, क्लियर। किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर इनको अपने बाबू का दिल दिख गया, फिर ये शायरी करेंगे उसके बाद, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या होगा प्रकाश किसी सतह से टकराता है? क्या होगा प्रकाश अगर किसी सतह से टकराता है? बच्चे, क्या होगा प्रकाश किसी सतह से टकराता है? ये बात पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि सतह कैसी है। फिर से बोल रहा हूं कि प्रकाश किसी सतह से टकराएगा, उसके बाद क्या होगा, ये बात पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है बच्चे कि आपकी सतह कैसी है। ठीक है, अगर प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो क्या होगा, यह बात पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है सतह कैसी है। सुनना ध्यान से, मान लो मेरे पास एक कांच है, आईना, दर्पण, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं बेटा इसे दर्पण का है, ठीक है। हमने क्या बोल दिया इसे दर्पण। तो बेटा आप दर्पण के बारे में बात कर रहे हो और अगर हम बात करें यहां पर कांच का टुकड़ा, ठीक है, कांच का टुकड़ा, ये रहा कांच, ठीक है। अब दोनों पर मैं प्रकाश को फेंकता हूं, तो अगर दर्पण पर प्रकाश फेंकूंगा तो टकरा कर वापस आ जाएगा, लेकिन अगर कांच पर प्रकाश को अंदर जाने दूंगा तो ये क्या चला जाएगा अंदर, और अंदर चलेगा। तीसरा, अगर मैं ठीक है, ये ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट पर प्रकाश को आपतित करूंगा तो ये क्या करेगा, पूरे प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। ठीक है, तो बच्चे सुनना ध्यान से कि प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो उसके साथ क्या होगा, ये बात इस बात पर निर्भर करती है कि सतह कैसी है। अगर सतह दर्पण जैसी है तो प्रकाश टकराकर वापस आ जाएगा, है ना। सतह दर्पण जैसी तो प्रकाश टकराकर वापस आ जाएगा, और सतह पारदर्शी है तो प्रकाश कहां पहुंच जाएगा, अंदर। और सतह डार्क कलर की है, ब्लैक कलर की है, तो प्रकाश क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। क्लियर। अब जल्दी से बताओ अंगूठा दिखा के कि आप सभी एक्टिव हो या नहीं, है ना। आप सभी, यस, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, राइट। अंगूठा दिखाओ कि यस वी आर हियर। जहां मौजूद हो अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है, याद रखना, वरना भीड़ भाड़ में खो जाओगे तुम। ठीक है, जहां मौजूद हो वहां अपनी उपस्थिति का एहसास दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, पर ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती चिल्ला रहे हैं, हाँ मैं हूं। तो भाई साहब, जरूरत के अनुसार अपनी उपस्थिति दिखाएं, क्योंकि अगर जबरदस्ती चिल्लाओगे तो दुनिया पागल कहने लगेगी। ठीक है, वेरी गुड। देखो ये सिंसियरिटी है। और बच्चा मैं आपसे कह रहा हूं सिर्फ 5 क्लास लूंगा मैं, आज पहली क्लास है, 5 या 4 क्लास लूंगा। उस 4 क्लास को मैं क्या चाहता हूं कि आप डेडिकेशन के साथ पढ़ लो, उसके बाद एग्जाम है, उसके बाद खूब मस्ती मारेंगे अपन। ठीक है, ओके, वेरी गुड। उड़ान के परिंदों, मैं आपको जिंदगी भर मिस करूंगा। ठीक है, ये आकाश रवन बहुत आपको मिस करने वाला है ना। ठीक है, ओके, लव यू मेरे बच्चों, लव यू। यस, ठीक है, हो गया। अब अगेन चैट्स को रोक दें। ठीक है, अब अपन चैट्स को रोक देंगे, अपन अब क्या करेंगे, पढ़ाई का। अब बेटा आगे बढ़ते हैं ना, हम हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, हम किसके बारे में बढ़ रहे हैं बच्चे, प्रकाश का परावर्तन। मान लो मेरे पास एक आईना है, आपने जिंदगी में कभी ना कभी आईना देखा होगा। अभी सकरात पर नहाया होगा, मम्मी ने मुझे भी नहला दिया था कि बेटा नहा ले वरना बड़ा होकर छिपकली बनेगा, मतलब अगले जन्म में छिपकली बनेगा। तो मैंने नहा लिया। ठीक है, जैसे ही मैंने नहाया तो मैंने अपना मिरर दर्पण के सामने गया, और जब मैं दर्पण के सामने देखा ना तो मैं बड़ा अच्छा दिख रहा था। अब वो दर्पण की बात करें अपन। ठीक है, अब मैंने करा क्या, पहले दर्पण को उठाया हाथ में यार, और दर्पण को उठाया मैंने उल्टा कर दिया तो पीछे से मैं दिख ही नहीं रहा था, लेकिन एक तरफ से मैं अपने आप को देख रहा था, जिस तरफ से मैं दिख नहीं पा रहा था। ठीक है, और एक तरफ से मैं दिख रहा था, जिस तरफ से मैं दिख रहा था ना, उसे कहते हैं कौन सी बच्चे, इसे कहते हैं जहां से पीछे वाला हिस्सा पॉलिश सतह, ठीक है ना, पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, पॉलिश सतह, और इसे चमकदार सतह भी कहते हैं या फिर परावर्तक पृष्ठ भी कहते हैं। ठीक है ना, इसे चमकदार सतह भी कहते हैं या फिर परावर्तक पृष्ठ भी कहते हैं। ठीक है, इसे चमकदार सतह व परावर्तक पृष्ठ भी कहा जाता है। बच्चा देखो, मैंने ये सारी हरकतें की हैं कि मैं एक बार बोर्ड की कॉपी चेक करने का, एक बच्चे ने परफेक्ट डायग्राम बनाया,
उसको मैं सोच ही नहीं रहा था कहीं से भी मार्क्स काटूं, लेकिन मजबूरन मुझे उसके मार्क्स काटने लगे। पता है क्या गलती करी थी उसने? गलती ये करी थी कि भाई साहब मिरर तो बना दिया उसने, लेकिन उसमें पॉलिश नहीं करी थी। तो बच्चा याद रखना, मिरर अगर आपने बनाया है और अगर पॉलिश ना करो तो मिरर अधूरा है। ठीक है, याद रखना। अब ये पॉलिश किसकी होती है? कांच का टुकड़ा लो, कांच के टुकड़े पर हिंदी में से कलई करना बोला जाता है। ठीक है, कलई कर दो, या फिर सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश कर दो। किसकी? सिल्वर नाइट्रेट की, या फिर पारे की पॉलिश कर दो, या फिर किसी चमकदार धातु की पॉलिश कर दे। तो भाई साहब एक प्रकाश किरण आती है, अब आप जानते हो दर्पण के अंदर तो जा नहीं सकती, टकराकर क्या हो जाएगी बच्चे? वापस आ जाएगी। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। फिर से, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। फिर से, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। मान लो ये प्रकाश, ये रहा दर्पण। ठीक है, ये रहा दर्पण। एक प्रकाश किरण आती है तो ये अंदर तो जाएगी नहीं, टकराकर कहां जाएगी? बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना बच्चे, टकराकर वापस आना क्या कहलाता है? परावर्तन। अब कुछ नामकरण में कर रहा हूं, इस नामकरण को याद रख लेना। जो प्रकाश, देखो दो बातें हमेशा याद रखना जब भी आप इस तरह के डायग्राम बना रहे हो। पहला, पॉलिश मत भूलना। दूसरा, ये एरो मत भूलना, क्योंकि एरो ही आपको बताते हैं कि कौन सी प्रकाश किरण कौन सी है। ठीक है, कौन सी प्रकाश किरण कौन सी है। ठीक है, याद रखना, जो प्रकाश किरण दर्पण की तरफ आ रही है, याद रखना जो प्रकाश किरण दर्पण की तरफ आ रही है तो आने वाली प्रकाश किरण कहलाती है आपतित किरण। ठीक है ना, जो प्रकाश किरण आ रही है वो कहलाती है आपतित किरण। ठीक है, और जो प्रकाश किरण टकराकर वापस हो रही है, ठीक है, टकराकर वापस हो रही है मतलब परावर्तन हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है, और टकराकर वापस हो रही है और परावर्तन हो रहा है, तो इसे कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, कौन सी किरण कहते हैं बच्चे? परावर्तित किरण। ठीक है, अगर एरो उल्टे हो जाते हैं, ठीक है, एरो उल्टे हो जाते हैं तो किरणें भी बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए हम यहां देखते हैं। ठीक है, ये वाली प्रकाश किरण देखो आ रही है, तो अंग्रेजी में से कहते हैं इंसिडेंट रे, इसलिए मैंने IR लिखा हुआ। अंग्रेजी में से इंसिडेंट रे कहते हैं आपतित किरण, है ना। और जो टकराकर वापस आई उसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसलिए मैंने इसे RR लिखा हुआ, और ये परावर्तित किरण है। अब यहां से शुरुआत होती है हमारी फिजिक्स की, यहां से हम शुरू करते हैं हमारे कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन करने के लिए यहां पर ये जो बिंदु दिख रहा है ना, जहां पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलती हैं, इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चा? आपतन बिंदु। जहां पर दोनों किरणें आकर मिलती हैं वो क्या कहलाता है बच्चे? आपतन बिंदु। देखो, आपतन बिंदु पर आप एक लंब बनाओ। ठीक है, आपतन बिंदु पर लंब बना दे। लंब किसके साथ है? अभिलंब किसके साथ है? ये सतह के साथ 90 डिग्री बनाएगा, मतलब दर्पण के साथ 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, दर्पण के साथ क्या बनाएगा बच्चे? 90 डिग्री बनाएगा। कुछ बातें याद रखना, आपतन कोण, सॉरी, आपतन कोण का मतलब आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। ठीक है, क्लियर? बढ़िया बच्चा, मैं चैट्स बंद नहीं कर रहा हूं, कृपया कर ध्यान सिर्फ यहीं दे। ठीक है, ओके, एक बार फिर से फटाफट वार्म अप करेंगे। दर्पण बनाएंगे, दर्पण बनाने के दौरान याद रखेंगे पॉलिश करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि पॉलिश से डिसाइड करता है कि कौन सी सतह पॉलिश है और कौन सी सतह, है ना, कौन सी सतह परावर्तक पृष्ठ है। प्रकाश किरण आई, टकराकर वापस चली गई, आने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण, टकराकर वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर दोनों मिलेगी आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर हमने ड्रॉ करा अभिलंब। अभिलंब हमेशा सतह के साथ 90 डिग्री का बनाएगा। अब ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच एंगल आई, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एंगल R। अब जल्दी से लिख दो चमका या नहीं, फटाफट बता दो, जल्दी बताओ चमका या नहीं, जल्दी बताओ चमका या नहीं, जल्दी बताओ फटाफट, अब बताओ। आए बैगन, बेबी तू जा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, चमका या नहीं। आई होप आप सभी को आ गया होगा। गर्लफ्रेंड गई मेरी, ओ विशाल यादव, ओ ओ ओ गर्लफ्रेंड, ओ ओ ओ, समझ गया, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड बच्चा। इस लेक्चर के बाद अगर आपके पास एक और मौका मिले, अगर आपके पास एक और मौका मिले तो इस लेक्चर को एक बार दोबारा देखना, नोट्स के साथ देखना। ठीक है ना, ये रिकॉर्डेड तो रहेगा। अगर आपने इस लेक्चर को डबल से देख लिया ना, आपको परावर्तक ऐसा याद हो जाएगा, ऐसा। मैं स्पीड तेज रखूंगा, अगर अभी क्लास में कोई कहेगा कि सर स्पीड स्लो करो, बिल्कुल भी नहीं करूंगा।
बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि अब हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपको यूट्यूब पर भी रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, जब आपका यूट्यूब पर रिवीजन होगा ना, तो वो आपके लिए एक और सोने पर सुहागा हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, याद रखियो ये सारी बातें। ठीक है, ओके। तो उड़ान के परिंदो, ठीक है, तो बेबी पहले तू जा, ये बात पहले कैच करी तुम लोगों ने। ठीक है, तो बिना समय व्यर्थ किए मोए मोए ना हो हमारा एग्जाम में, इसलिए हम चालू कर देते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन है प्रतिबिंब। भाई साहब, जिस दिन मैंने नहाया था ना सकरात वाले दिन, तो मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ। अब मिरर के सामने जैसे ही मैं खड़ा हुआ, तो मेरे जैसा एक बंदा मिरर के पीछे खड़ा हुआ। ठीक है, मैंने कहा यार ये कौन सा कमाल है, और वो कमाल था प्रतिबिंब। आप दर्पण के सामने खड़े होते हो ना, तो आप हो वस्तु, आपके जैसा भाई साहब दर्पण के पीछे खड़ा होता है, वो होता है आपका प्रतिबिंब। ठीक है, ठीक है करमवीर यादव, ओके ध्यान से, फिर से। ओके, अगर आप दर्पण के सामने खड़े होते हो ना, तो आप हो वस्तु, और आपके जैसा कोई व्यक्ति पीछे खड़ा होता है, वो है आपका प्रतिबिंब। ठीक है, फिर से, आप दर्पण के सामने खड़े हुए हो, तो दर्पण के सामने आप खड़े हो, आप हो वस्तु, और आपके जैसा दर्पण के पीछे खड़ा है, वो है आपका प्रतिबिंब। अब देखो, प्रतिबिंब दो ही प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के प्रतिबिंब, दो प्रकार के होते हैं, है ना। कैसे बनता है प्रतिबिंब? अब देखो, ये दिख रहा है आपको, मैंने आपको दिखाया कुछ और, मैंने आपको दिखाया, भाई साहब क्या दिखाऊं, ये देखो टीवी का रिमोट। ठीक है, अब ये टीवी के रिमोट पर प्रकाश किरण पड़ रही है और चारों तरफ फैल रही है। ठीक है, क्या बोला? प्रकाश किरण पड़ रही है और चारों तरफ फैल रही है ना। कितनी प्रकाश किरण निकलती है? अनंत। किसी वस्तु से परावर्तन के पश्चात कितनी प्रकाश किरण निकलती है? अनंत। याद रखना, कितनी प्रकाश किरण निकलती है? अनंत। लेकिन हमें चाहिए दो। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी प्रकाश किरणें चाहिए? दो। और दोनों प्रकाश किरण परावर्तित होना चाहिए या अपवर्तित होना चाहिए। अब देखो, हम डायग्राम बनाकर देखते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाकर देखते हैं। मान लो ये एक गोली दर्पण है, हम गोली दर्पण थोड़ी देर से पढ़ने वाले हैं, और ये है एक समतल दर्पण। ठीक है, ये एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण जिसका हम घरों में उपयोग करते हैं। आप लोग मेकअप करते होगे, ठीक है, पापा की परी बनती होगे, है ना, या फिर पापा के परे भी बन जाते होगे कभी कभी। ठीक है, ये एक गोली दर्पण है और ये एक समतल दर्पण है। मान लो गोली दर्पण के सामने मैं किसी वस्तु को रख दूं। ठीक है, तो पहली प्रकाश किरण समांतर यहां कहीं से जाएगी और दूसरी प्रकाश किरण यहां से जाएगी और यहां कहीं आकर ये मिल जाएगी, तो इस वस्तु का, ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बन गया आई। अब किसी वस्तु को मैं समतल दर्पण के सामने रख दूं, ठीक है ना, तो इस वस्तु के हेड से पहली प्रकाश किरण जाएगी जो टकराकर वापस आ जाएगी। ठीक है, और ये इसको मैं बैकवर्ड एक्सटेंड करूंगा। दूसरी प्रकाश किरण जाएगी और टकराकर यहां आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसे बैकवर्ड एक्सटेंड करूंगा। जिस बिंदु पर ये मिलेगी उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा आई। अब दोनों को ध्यान से देखो। ठीक है, दोनों को, ये पापा के परों यहां देख लो, दोनों के ध्यान से देख लो। ठीक है, अब पापा के परे नहीं, पापा के भूत होते हैं, पिटते रहते हैं हम लोग तो। ठीक है, अब अच्छा देखो, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब प्रकाश किरणें वास्तविकता में मिलती हैं, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, तो ये वाली प्रकाश किरण और ये वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात सच में मिली है, और जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तविकता में मिलती हैं, तो प्रतिबिंब कौन सा होता है? वास्तविक। प्रतिबिंब कौन सा होता है बच्चे? वास्तविक होता है। प्रतिबिंब कौन सा होता है? वास्तविक। लेकिन जब प्रकाश किरणें मिलती नहीं, हम खींच के ले जाते हैं कि आओ तुम्हें मिलाएं, बहुत दूर छुपी हुई थी तुम, आओ तुम्हें मिलाएं, और जहां पर ये मिल जाती है ना, वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और कौन सा प्रतिबिंब बनता है भाई साहब? आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब बनता है भाई साहब? आभासी प्रतिबिंब। याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? सदैव सीधा बनता है। ओके, पापा के मगरमच्छ, यहां देखो, है ना, वास्तविक उल्टा बनता है, आभासी सीधा बनता है। वास्तविक को भाई साहब आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो और आभासी को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आप मूवी देखने जाते हो ऋतिक रोशन की, ठीक है, ऋतिक रोशन की मूवी देखने जाते हो, तो आपको ऋतिक रोशन दिखाई देता है। ठीक है, ऋतिक रोशन जब आपको दिखाई देता है ना, तो जब ऋतिक रोशन सामने खड़ा हुआ ना, उसका मतलब उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। ठीक है, कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है? हमारे मानव नेत्र पर भी किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आप जब आपके बाबू की आंखों में देखते हो ना, तो बाबू की इमेज जो बनती है आपकी आंखों में, वो वास्तविक बनती है। ठीक है, तो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब सॉरी
जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। और जब किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, हाँ, ये इससे आंसर। मनीष कोई वीडियो कॉल नहीं बच्चा, ठीक है, कोई वीडियो कॉल नहीं है। आज अपन पढ़ाई करें ना यार, अपन बहुत मस्ती करेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर खूब मैसेज करना, मैं आपको वहां पर, ठीक है, ओके, ठीक है, खूब सारे वहां पर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, अभी क्या होता है कि बच्चे मैं ऐसा बिजी रहता हूँ काम में कि मैं आपको रिप्लाई कर नहीं पाता हूँ, है ना। चलो आगे, परावर्तन के नियम। आप जिस भी बोर्ड में हो, आप भारत के जिस भी बोर्ड में हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है परावर्तन के नियम। अगर एग्जाम में आते हैं, अगर 3 मार्क्स का आ गया, 4 मार्क्स का आ गया, ठीक है, अगर 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का आ जाता है परावर्तन का नियम, तो बच्चा सुनना ध्यान से। सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे। बिना डायग्राम के फिजिक्स में अपन कोई बात ही नहीं करते, ठीक है ना। बिना डायग्राम के फिजिक्स में कोई अपन बात ही नहीं करते। जैसे बायोलॉजी में अपन डायग्राम बहुत सारे बनाते हैं, उसी तरह से फिजिक्स में भी बहुत सारे डायग्राम बनाते हैं। तो एक प्रकाश किरण आती है और टकराकर वापस चली जाती है ना। आने वाली प्रकाश किरण का नाम आप जानते हो, आपतित किरण। ये खड़ा हुआ है हमारा सीना तान के दोस्त, ये एंगल बनता है एंगल आई। यार कलर दूसरा ले लेते हैं अपन। ये एंगल बनता है एंगल आई और ये एंगल बनता है एंगल आर। तो ये बन गया एंगल आई और ये एंगल क्या बन गया बच्चे, एंगल आर। एंगल आई और एंगल आर। तो परावर्तन का पहला नियम कहता है, परावर्तन का पहला नियम कहता है कि एंगल आई सदैव बराबर होगा एंगल आर के। अर्थात कोई भी प्रकाश किरण, कोई भी प्रकाश किरण, कोई भी प्रकाश किरण जितने कोण पर आएगी उतने कोण पर वापस जाएगी। ठीक है, मतलब आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान बराबर होगा। ठीक है, क्या बोला, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो आपतन कोण सदैव किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के। ठीक है, आपतन कोण का मान सदैव किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के। ये पहला नियम है। मान लो एक न्यूमेरिकल आ गया कि एक प्रकाश किरण 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो आप परावर्तित किरण ऑटोमेटिकली अब बता दोगे कि कितने डिग्री पर आ रही है, 30 डिग्री पर। ठीक है, दूसरा नियम कहता है, देखो मैं थोड़ी सी अंग्रेजी का उपयोग कर रहा हूं। आपतित किरण इंसिडेंट रे बोलते हैं ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण अंग्रेजी में से रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आर लिख दिया। और अभिलंब, अभिलंब का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल। ये तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, और एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं और एक ही तल में स्थित होते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों कहां स्थित होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, कहां स्थित होते हैं, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है बच्चा, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये जो परावर्तन के नियम है ना, हर जगह के लिए वैलिड है। आपका दर्पण सीधा हो, आपका दर्पण उल्टा हो, आपका दर्पण गोल हो, आपका दर्पण दुबला हो, आपका दर्पण मोटा हो, आपका दर्पण अवतल हो, आपका दर्पण उत्तल हो, आपका दर्पण जैसा हो, उस जगह पर आपको परावर्तन के नियम लगाना है, लगाना है, लगाना है। ठीक है, याद रखना इन सारी बातों को। ओके, ठीक है। आवाज स्लो आ रही है, क्या होगा बच्चे, पिछले हफ्ते में बहुत बीमार था, एडमिट था, तो मेरी आवाज ही चली गई थी। 3-4 दिन तक तो आवाज ही नहीं निकली। मैं वो जब्बा जब्बा बन गया था, यार जब्बा, यार जब्बा, अंडा अंडा, वो जब्बा बन गया था। तो अब तो आ गई है आवाज, तो थोड़ी सी आवाज में ग्लिच तो है मेरी, उस बात को मैं मानता हूँ। ओके, तो क्या सभी चीजें क्लियर है या नहीं, चमका या नहीं, जल्दी से लिख डालो, चमका या नहीं, फटाफट लिख डालो। क्या हो गया था सर आपको, बस आखिरी सांसें गिन रहे थे, लेकिन अचानक से याद आया कि उड़ान का रिवीजन बचा है, तो वापस आना पड़ा। यमराज को बोला कि रुको, अभी हम रिवीजन करा के आते हैं। ओके, हंस रहे हो रे, हाँ अब मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया, एब्सोल्युटली क्लियर। जल्दी बताओ सबको क्लियर है या नहीं सारी बातें। उबला हुआ अंडा मांग रहा है फेलर पांडे, नहीं चमका, कौन था भाई, अनुराग यादव, डाउट है क्या, बढ़िया, यस मैं अब ठीक हूँ बेटा, बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया। चलो बढ़ते हैं आगे, आगे की बातें करते हैं। ठीक है यार, इस क्वेश्चन का आंसर जो देगा उसे मिलेगा आज का, आज की पार्टी मेरी तरफ से। क्वेश्चन क्या है कि परावर्तन के नियम से निर्धारण होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण विस्तरण कोण के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं आज की क्लास में कौन इसका आंसर सबसे पहले देता है। क्वेश्चन क्या, चैट में कोई आंसर मत देना, चैट में कोई आंसर मत देना, चैट में कोई आंसर, आंसर कहां दोगे, जो पोल आया है उसमें। ठीक है, आंसर कहां दोगे, जो पोल आया उसमें। तो क्या कहता है कि परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर है, आपतन कोण विस्तरण कोण के बराबर, या इनमें से कोई नहीं।
तो यार इतना सिंपल सवाल है आपकी आंखों के सामने। सही जवाब क्या है? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात ए इज द राइट आंसर। जितने बच्चे बी, सी और डी आंसर दे रहे हैं, जितने बच्चे बी, सी और डी आंसर दे रहे हैं, याद रखिएगा बी, सी और डी आंसर देने वाले बच्चे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो सबसे पहला जवाब है कृष परिहार। कृष को मेरी तरफ से पार्टी। आज कृष तुझे जो खाना है आज आसपास के रेस्टोरेंट में जा, खाकर आ जा और पैसे दे के आ जाना, ठीक है? मेरी तरफ से पार्टी। ओके, आगे बढ़ते बच्चे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इस बार फिर से मैं आपको पार्टी दूंगा, ठीक है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ठीक है, जल्दी बताओ, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो भाइयों और भाइयों की बहनों, प्रकाश के परावर्तन के क्या एक नियम होता है, क्या दो नियम होता है, क्या तीन नियम होते हैं, या चार नियम होते हैं? कितने कितने कितने? ओके, एक दो तीन चार। कितने? एक दो तीन चार। कितने? एक दो तीन चार। तो जवाब है, आप पहले इसको खत्म, जल्दी से पोल आ गवा होगा, जल्दी से पोल आ गवा होगा, और उस पोल आ गवा तो कृपया कर वहां आंसर दे। 90 करोड़ होते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ओ भाई साहब, शिवांगी बाल कहती सर गलती से गलत होगा। कोई दिक्कत नहीं शिवांगी, तुम्हें सही आंसर पता होना चाहिए, यहां गलत कर दो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम हॉल में ये गलती मत करना। तो मेरे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, और बी इज द राइट आंसर। 90% बच्चे सही जवाब देते हैं। जो बच्चे ए, सी आंसर दे रहे हैं बच्चे, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ओके, चलो ठीक है, स्पैमिंग ना करें बच्चे, थोड़ा सा अवेयर हो जाए। ओके, अब बच्चे हम पढ़ने वाले गोली दर्पण के बारे में। चलो तुम जाओ, बाद में देखेंगे तुम्हें। अब हम पढ़ने वाले गोली दर्पण के बारे में। अच्छा, अभी मैं मेला गया था, मैं जिस शहर में रहता हूँ उस शहर में मेला लगता है, ठीक है? तो मैं मेला देखने गया था। जब मैंने मेला देखने गया ना बच्चे, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी वहां पर, कि एक मेज था, मतलब मेज का मतलब एक ऐसी जगह थी जहां पर बहुत सारे आईने लगे होते, दर्पण लगे होते, ठीक है? अब मैं उस दर्पण में गया तो मैं इतना मोटा दिखने लगा, ठीक है? एक मतलब दर्पण के सामने खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि मैं इतना मोटा दिख रहा हूँ। फिर मैं अगले दर्पण में गया तो मैं इतना पतला दिखने लगा। फिर मैं अगले दर्पण में गया तो मैं इतना लंबा दिखने लगा। फिर मैं अगले दर्पण में गया तो मैं तो बिल्कुल डंडी की तरह पतला दिखने लगा। तो भाई साहब, वहां पर जो उन्होंने दर्पण लगाए थे वो दर्पण कैसे थे? गोली दर्पण। अच्छा, मैं तो बहुत शरारती आदमी हूँ। कल की बात है, कल परसों की बात है, मम्मी बना रही थी खाना। मैंने कहा रुको मम्मी, खाना मत बनाना। मम्मी ने कहा क्यों? ठीक है, मैंने उठाई भगोनी, जो भगोनी होती है ना जिसमें खाना बनता, भगोनी में देखा अपना मुंह, तो मैंने देखा भगोनी उल्टी। भगोनी नहीं, मैं अपने आप को देख रहा हूं मैं उल्टा, ठीक है? फिर मैंने भगोनी को उल्टा करा, एक तरफ खाना रखते हैं और एक तरफ भगोनी को उल्टा करा, और जैसे ही मैंने भगोनी को उल्टा करा तो मैंने देखा मैं यार पतला दिख रहा हूँ, ठीक है? और जैसे ही मैं अपना मुंह देखा, फिर मैंने मम्मी को दी, ये लो मम्मी वापस, ये लो मम्मी। फिर जो 150 की स्पीड से बेलन उड़ता हुआ आया है, मजा आ गया। अभी भी कमर दुख रही है, ठीक है? तो बच्चा, गोली दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जो गोली होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? गोल होता है, गोली दर्पण कहलाता है। बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अवतल दर्पण, और कौन कौन सा होता है? उत्तल दर्पण, ठीक है? कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है? बच्चा ध्यान से समझना। मान लो मेरे पास एक गोला है, ठीक है? मान लो मेरे पास एक गोला है। ये हसनाबाद में रे फ्लाइंग चप्पल नहीं आई थी, फ्लाइंग बेलन आया था, ठीक है? फ्लाइंग बेलन आया था, फ्लाइंग चप्पल नहीं आती मेरे पास, मैं चप्पल घर की जाते से छुपा देता हूं, ठीक है? अब देखो, एक अवतल दर्पण है, ठीक है? अवतल, अब यह दर्पण बनता कैसे? पहली बात तो गोली दर्पण बनता है एक खोखले गोले से। गोली दर्पण बनता है एक खोखले गोले से। मैंने एक खोखला कांच का गोला लिया, ठीक है? और इसके इतने हिस्से का तो काट दिया, ठीक है? इतने हिस्से को काट दिया, और एक और गोला लिया कांच का और उसके इतने हिस्से को काट दिया। अब देखो, अवतल दर्पण वो होता है जब मैं बाहरी हिस्से पर पॉलिश करूं, तो ये क्या होगा बच्चे? अवतल, है ना? अवतल। और उत्तल दर्पण वो होता है जब मैं अंदर वाले हिस्से को पॉलिश करूं, ठीक है? तो ये क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण जब मैं बाहर वाले हिस्से पर पॉलिश करूं, और उत्तल दर्पण जब मैं अंदर वाले हिस्से पर पॉलिश करूं। अवतल दर्पण, ठीक है? अवतल दर्पण जब मैं बाहर वाले हिस्से पर पॉलिश करूं, उत्तल दर्पण जब मैं अंदर वाले हिस्से पर पॉलिश करूं। याद रखना, ठीक है? याद रखना। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण गोली दर्पण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ, अगर आप ध्यान से देखो तो लाइट यहां से टकराकर आ सकती है, प्रकाश यहां से टकराकर आ सकता है। तो परावर्तक पृष्ठ देखो कैसा दिख रहा है आपको? गोल। परावर्तक पृष्ठ देखो कैसा दिख रहा है बच्चों आपको? गोल, है ना? अच्छा, एक बात बताना, सच में मिस करा था या झूठ झूठ बोल रहे? सच में मिस करा था? ए ए मजाक उड़ा रहे मेरा, इसलिए सर हॉस्पिटल में। मम्मी से पिटने का मजा ही अलग है, आप लोग भी पिटते होगे,
ठीक है, मम्मी से पिटने का मजा ही अलग है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ वैसे, लेकिन आज भी मम्मी मार देती है यार। परसों भी मारा था झाड़ू से, कल बेलन से मारा था, रोज पिटता हूँ मैं। ठीक है, हाँ ये ठीक है, जल्दी बताओ। सच्ची सच्ची सच्ची, ओके ओके ओके। अब बच्चे ठीक है, ओके। अब छोड़ दो अपनी चैट्स, अब छोड़ दो अपनी चैट्स, छोड़ो चैट्स। चैट्स तो अपन खूब करेंगे, मुझे इंस्टाग्राम, अभी मैं थोड़े दिन में फ्री हो जाऊंगा, बैचेस से फ्री रहूंगा, तो खूब मुझे मैसेज करना इंस्टाग्राम पे, मैं खूब रिप्लाई करूंगा। लेकिन अभी पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई करो, अभी नहीं। ओके भाइयों और भाइयों की बहनों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण, अच्छा किसी की मम्मी तो नहीं देख रही क्लास, तो मम्मी कहेंगी कि ले तेरा सर भी पिटता है, अब तू भी पिट, थड़ाम से एक पड़ जाएगा पीछे। ठीक है, ऐसा होता है, पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं क्लासेस कभी कभी। ओके, गोली दर्पण, ध्यान से इन दोनों को पहचान कर बताओ कि कौन सा दर्पण कौन सा है। तो बेटा जब बाहर वाले हिस्से को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला है तो ये हो गया उत्तल, ठीक है, और अंदर वाले सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला है तो ये हो गया अवतल। ठीक है ना, अवतल, अव का मतलब होता है दबा, अंग्रेजी में इसे कहते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, अंग्रेजी में उत्तल को कहते हैं कॉन्वेक्स और अवतल को कहते हैं कॉनकेव। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, कॉन्वेक्स, और अवतल को कहते हैं कॉनकेव। ओके, अब अच्छा याद रखना आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर आपने ये समझ लिया तो लेंस आपको चुटकियों में समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये समझ लिया तो लेंस आपको चुटकियों में समझ आ जाएगा। याद रखना भाइयों और भाइयों की बहनों, ये कभी ना कभी पूरा गोला रहा होगा। ठीक है, ये कभी ना कभी पूरा गोला रहा होगा। जब कभी ना कभी ये पूरा गोला रहा होगा तो इस गोले का केंद्र भी रहा होगा, और जो इस गोले का केंद्र होगा वही तो इस दर्पण का केंद्र होगा। ठीक है, फिर से, ये कभी ना कभी पूरा गोला रहा होगा। भाई साहब स्पीड तेज है, स्पीड तेज है। जब ये कभी ना कभी पूरा गोला रहा होगा तो इस दर्पण का जिस गोले का ये हिस्सा है उस गोले का केंद्र रहा होगा, और वही इसका केंद्र होगा, जिसे बोलोगे सी। ठीक है, सी का मतलब वक्रता केंद्र, सी का मतलब वक्रता केंद्र, सी का मतलब वक्रता केंद्र। अब बेटा दर्पण का मध्य बिंदु ये कहलाता है पी। ठीक है, दर्पण का मध्य बिंदु, ये पी जो होता है ना, अंग्रेजी में से कहते हैं पोल, हिंदी में से कहते हैं ध्रुव। ठीक है, अंग्रेजी में से कहते हैं पोल, हिंदी में कहते हैं ध्रुव। जितने भी नापतोल करना है, जितने भी कैलकुलेशन करना है, जितने भी गिनती करना है, आप कहां से करोगे, ध्रुव से। ठीक है, अब ध्रुव और पोल को मिलाने वाली ये जो रेखा होती है ना, रेखा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये जो बिंदु है ना, इसे क्या कहते हैं, ध्रुव, है ना। ये बिंदु क्या है, केंद्र सी। और बेटा याद रखना इस ध्रुव और इस ध्रुव और इस केंद्र के बीच में एक बिंदु होगा जिसे बोलेंगे एफ, फोकस। ठीक है, ये इससे क्या बोलेंगे बच्चे, एफ, जिसे क्या बोला जाएगा, फोकस। और बेटा नापतोल कहां से करना है, नापतोल कहां से करना है, पी से। नापतोल कहां से करना है, पी से। नापतोल पी से करना तो एफ और पी के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। एफ और पी के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। एफ और पी के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। बढ़िया, क्लियर क्लियर क्लियर। आगे बढ़ते हैं भैया, आपको रे ऑप्टिक्स सीखना है, आपको तरंग प्रकाशिकी सीखना है, और इस क्लास का हर बच्चा एक ही दुविधा में रहता होगा। ये दुविधा है कि सर डायग्राम नहीं बनते। दुविधा यही होगी ना कि सर बढ़िया समझ आ जाता है, बढ़िया मजा आ जाता है क्लास में, ऐसा लगता है कि फोड़ डालेंगे, ऐसा लगता है कि आप दुनिया का कोई पेपर दे दो हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन जब पेपर सामने आता है ना तो डायग्राम नहीं बनते। तो आज हम सबसे पहले डायग्राम बनाना सीखेंगे, और डायग्राम बनाने के लिए कृपया कर मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए कृपया कर मेरी बातों को ध्यान से सुनना। 6 डायग्राम बनाएंगे अपन। ठीक है, कितने डायग्राम बनाएंगे, 6 डायग्राम। ठीक है, एक एक बात को ध्यान से समझना बच्चे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम है, फिर से कह रहा हूं, है ना। अच्छा देखो, मैं जानता हूं काफी बच्चे बना भी लेते होंगे, लेकिन काफी बच्चों को दिक्कत होती होगी। जिनको दिक्कत है बहुत अच्छी बात है, उनके लिए ये तो सोने पे सुहागा है, और जिनके डायग्राम बन जाते हैं उनके लिए तो और मजेदार है, उनकी तो पॉलिश होती जाएगी चीजों की। देखो बेटा, अब किसी वस्तु को कहां रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, आज की क्लास का सबसे खतरनाक टॉपिक यही है। ठीक है, आज की क्लास का सबसे खतरनाक टॉपिक यही है। तो बच्चे, अगर मैं किसी वस्तु को, अगर मैं वस्तु को, मैं ओ लिख रहा हूं क्योंकि अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो अगर किसी वस्तु को अनंत पर रख दूं, किसी वस्तु को कहां रख दें बच्चे, अनंत पर, तो प्रकाश किरण आएगी समांतर। शब्दों को सुनना, मैं शब्दों के अंदर बातों को बोला हुआ, ठीक है। प्रकाश किरण आएगी समांतर, और समांतर प्रकाश किरण कहां से जाती है, फोकस से। प्रकाश किरण आएगी समांतर, और समांतर प्रकाश किरण कहां से जाती है, फोकस से। तो प्रतिबिंब तो वही बनता है ना जहां पर प्रकाश किरणें मिलती हैं। अरे अरे अरे, सीख के आए थे ना प्रतिबिंब कहां बनता है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, जहां पर प्रकाश किरणें मिलती है, फोकस पर। ओके, आगे
सर मैं तो मान ही नहीं रहा कि अगर मैं किसी वस्तु को ही फोकस पर रख दूं, अगर मैं किसी वस्तु को ही फोकस पर रख दूं, तो ये रख दिया हमने फोकस पर, ठीक है, फोकस पर रख दिया, पहली प्रकाश किरण फोकस से जा रही है, और फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण क्या हो जाती है, समांतर। फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। बढ़िया, ये याद रखना, वस्तु फोकस पर तो सॉरी, वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर, और अगर उल्टा कर दो, वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बनता है बच्चे, अनंत पर। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिसे हमें याद रखना है। अगले डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, अगले डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं कि अगर किसी वस्तु को मैंने सी पर रखा, सी मतलब वक्रता केंद्र पर, ये रख दिया हमने वस्तु को, वस्तु का नाम क्या रखा, ओ, उ उ उ उ ओ, वस्तु का नाम रखा ओ। पहली प्रकाश किरण जाने दो समांतर और इसे आने दो फोकस से, ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण जाने दो फोकस से। थोड़ी देर बाद ये समांतर थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाएगी, समांतर, और जिस बिंदु पर ये मिल जाएगी उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा जिसका नाम होगा आई। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी वस्तु को सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, सी पर बनेगा, प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, सी पर। चौथा डायग्राम देखो, चौथा डायग्राम देखो, चौथा डायग्राम देखो, अगर किसी वस्तु को सी से दूर रखते हैं, सी से कहां रखते हैं, दूर रखते हैं, तो अगर किसी वस्तु को सी से दूर रखेंगे तो पहली प्रकाश किरण समांतर, और इस समांतर प्रकाश किरण कहां से जाएगी, फोकस से, और दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी, यार इस डायग्राम को मैं फिर से बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें कमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी वस्तु को सी से दूर रखते हैं तो ये रखी पहली प्रकाश किरण समांतर, और समांतर प्रकाश किरण कहां से जाएगी, फोकस से, और दूसरी प्रकाश किरण ले आओ केंद्र से, और केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण वापस वहीं आ जाती है जहां से गई थी। तो ये रखी है वस्तु, तो ये बन गया इसका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी व एफ के मध्य, ठीक है, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य। अगले डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं कि अगर किसी वस्तु को, अगर किसी वस्तु को मैं रखूं सी व एफ के बीच, अगर किसी वस्तु को कहां रख दें बच्चे हम, सी व एफ के बीच, तो ये रख दिया हमने वस्तु को, पहली प्रकाश किरण समांतर, समांतर प्रकाश किरण आने दो फोकस से, दूसरी प्रकाश किरण आने दो यहां से, तो ये ऑटोमेटिकली सी से आकर मिलेगी, तो यहां पर बन गई इमेज। तो इमेज कहां बनेगी, सी से परे, ठीक है, इमेज कहां बनेगी, सी से परे। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अक्सर यूज होता है, ठीक है, ये पी कहलाता है। एक वस्तु को मैं, ऑब्जेक्ट को मैं रख दूं कहां पर, पी व एफ के मध्य। ऑब्जेक्ट को कहां रख दें बच्चे अपन, पी व एफ के मध्य, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां रख दें बच्चे हम, पी व एफ के मध्य। अगर किसी वस्तु को पी व एफ के मध्य रखेंगे तो पहली प्रकाश किरण समांतर कहां से जाएगी बच्चा, फोकस से, दूसरी प्रकाश किरण आने दो इस केंद्र से, और ये बैकवर्ड एक्सटेंड करो, पीछे की तरफ आकर मिलेगी, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, पीछे की ओर। तो इमेज कहां बनती है, दर्पण से पीछे, ठीक है, इमेज कहां बनती है, दर्पण से पीछे। और इकलौता 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 ऐसा डायग्राम है जहां पर इमेज कैसी बनती है, आभासी। इमेज कैसी बनती है बच्चा, आभासी बनती है। सुनना ध्यान से, इमेज कैसी बनती है, आभासी। और इसी प्रिंसिपल का उपयोग, सुनना, आप मेकअप मिरर में करते हो। आप लोग शेविंग, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि शेविंग मिरर के लिए दाढ़ी बनाने में किस मिरर का उपयोग किया जाता है, तो आपका जवाब होगा अवतल का। और किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, सिद्धांत ही होता है कि किसी वस्तु को ध्रुव व फोकस के मध्य रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बड़ा दिखता है। कहां दिखता है, दर्पण के पीछे दिखता है। ये सारी बातें याद रखना, ठीक है। अब जल्दी से अंगूठा दिखाओ, जल्दी से अंगूठा दिखाओ। आनंद पर तो इमेज बनी ही नहीं है। ओ, दीपिका कुमारी बनी है, यस, दर्पण के पीछे। जल्दी अंगूठा, जल्दी। ओके, ग्रेट ग्रेट, सॉरी आपका 1 सेकंड बर्बाद किया। ओके मेरे बच्चों, डायग्राम बनाना आज की क्लास के बाद, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बेटा चिन्ह परिपाटी, यकीन मानो एक बच्चा अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था सर न्यूमेरिकल होंगे या नहीं, तो जो न्यूमेरिकल करना है ना, ये बात याद रख लेना। अगर किसी भी क्लास को, ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को न्यूमेरिकल करना है लेंस के दर्पण के, तो उसे इस बात को समझना पड़ेगा। अगर आप इस बात को नहीं समझे ना,
अगर आप इस बात को नहीं समझे ना तो आपके न्यूमेरिकल गलत जाएंगे। आप तो बस एक व्यक्ति से दोस्ती कर लो, मैं कहूंगा आपका दोस्त है पोल, आपका दोस्त है पोल। अब ये चाहे अवतल के लिए हो चाहे उत्तल के लिए हो, दोनों के लिए सेम है। जो भी प्रकाश किरणें लेफ्ट की तरफ होंगी, जो भी पोल से लेफ्ट की तरफ होंगी, वो किस में लोगे बच्चे? नेगेटिव में। चाहे अवतल की बात करो चाहे उत्तल की बात करो, जो भी प्रकाश किरणें लेफ्ट की तरफ होंगी वो किस में लोगे बच्चे? माइनस में। और जो भी प्रकाश किरणें राइट की तरफ होंगी वो किस में लोगे बच्चे? प्लस में। जो भी प्रकाश किरणें राइट की तरफ होंगी वो आप किस में लोगे बच्चा? प्लस में। ठीक है, जो भी प्रकाश किरणें राइट की तरफ होंगी वो आप किस में लोगे बच्चा? प्लस में। ठीक है, आगे जो भी प्रकाश किरणें अक्ष से ऊपर की तरफ जाएगी वो प्लस में, और जो भी प्रतिबिंब या वस्तु नीचे की तरफ आएगी वो माइनस में। जो भी वस्तु या प्रतिबिंब ऊपर की तरफ प्लस में, जो भी वस्तु या प्रतिबिंब नीचे की तरफ वो किस में ली जाएगी? माइनस में ली जाएगी, याद रखना। ठीक है, क्या COR और F में? ओके, ठीक है। अब बच्चा दर्पण सूत्र, बेटा दर्पण सूत्र पढ़ने से पहले हम एक दर्पण बनाते। ये रहा एक दर्पण, ये रहा एक दर्पण, ये रहा एक दर्पण, और बेटा एक प्रकाश किरण, ये हमारा अक्ष, ये P, ये F, ये C। ठीक है, अब बच्चा मान लो कोई वस्तु यहां रखी है और इसका प्रतिबिंब यहां बनता है। बेटा वस्तु से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी, सुनना, वस्तु से लेकर ये जो P तक की दूरी है ये कहलाती है U। ये क्या कहलाती है? U। और बेटा प्रतिबिंब से लेकर P तक की दूरी कहलाती है V। ठीक है, और फोकस से लेकर P तक की दूरी कहलाती है F। तो इन तीनों के बीच, इन तीनों के बीच, किस किस के बीच? UVF के मध्य, UVF के मध्य, UVF के मध्य, UVF के मध्य, UVF के मध्य रिश्ता कहलाता है दर्पण सूत्र, और ये कहलाता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। न्यूमेरिकल अगर करना है तो कृपया कर इस फॉर्मूला को रट डालें। न्यूमेरिकल अगर करना है तो u का पता होना चाहिए, v का पता होना चाहिए, f का पता होना चाहिए। कब? दीपिका कुमारी ने मुझे आंसर दिया है सेम क्वेश्चन का। दीपिका आपने माइनस लगा दिया, दर्पण सूत्र में माइनस, दर्पण सूत्र में माइनस नहीं लगता, दर्पण सूत्र में प्लस लगता है। ठीक है, किस में लगता है माइनस? किस में लगता है माइनस? माइनस लगता है लेंस वाले में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब रेखीय आवर्धन, ये रेखीय आवर्धन हमें बताता है कि कोई भी वस्तु कितनी बड़ी बनी है प्रतिबिंब के सापेक्ष। ठीक है, रेखीय आवर्धन को प्रदर्शित करते हैं m से, और इसका सूत्र होता है I/O। क्या होता है इसका सूत्र? I/O या फिर -v/u। ठीक है, ये हमें बताता है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है वस्तु के सापेक्ष। ये हमें बताता है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा है वस्तु के सापेक्ष। आगे, यदि m का मान 1 है, ठीक है, यदि m का मान 1 है मतलब वस्तु बराबर है प्रतिबिंब के। यदि m का मान 1 से ज्यादा है तो इमेज बराबर है वस्तु से। यदि m का मान 1 से कम है तो इमेज छोटी है वस्तु से। इसे याद रखना, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, ये एक मात्रक विहीन राशि है। ये कैसी राशि है बच्चा? एक मात्रक विहीन राशि है। कैसी राशि है? मात्रक विहीन राशि है। ठीक है, क्लियर? आवर्धन की डेफिनेशन भी सर आए आए। जोया चली गई क्या? नाजमिन कहती हैं जोया चली गई क्या? वेरी गुड। हम बातों के लिए मना कर रहे हैं लेकिन ये बच्चा बातों में लगे होंगे। ठीक है, चलो अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन को अपन ध्यान से समझेंगे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण। ठीक है, तो बेटा f का मान कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण बेटा कुछ इस तरह से बनता है, पॉलिश यहां होती है, तो जब उत्तल दर्पण कुछ इस तरह से बनता है तो इसका फोकस राइट में होगा, और जब इसका फोकस राइट में होगा तो उसकी फोकस दूरी किस में ली जाएगी? प्लस में। फोकस दूरी कितने किस में ली जाएगी? प्लस में। बेटा u आप किसी के लिए भी करो, चाहे दर्पण के लिए करो, चाहे आप दर्पण के लिए करो, चाहे आप समतल दर्पण के लिए करो, चाहे आप अवतल दर्पण के लिए करो, चाहे उत्तल दर्पण के लिए करो, u का मान सदैव किस में लोगे? माइनस में। और u क्या है? वस्तु की दूरी, अर्थात बिंब की दूरी कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति। तो भाई साहब 1/f, ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। आपको v निकालना है, तो f का मान कितना दिया है? 15। ठीक है, v का मान तो हमें निकालना है, और u का मान कितना दिया है? -10। तो बेटा 1/15 अब बराबर 1/v और प्लस माइनस माइनस 1/10। इसको उठाकर यहां ले आओ, तो 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। और 15 और 10 का एलसीएम क्या हो गया? 150। 150 की जगह हम 30 लिख दें। ठीक है, ये लिख दिया 30।
30 से ये गया 2 बार गया, 30 से ये गया 3 बार गया, इज इक्वल टू 1/v। तो 5/30 इज इक्वल टू 1/v। तो 5 से 30 गया, कितनी बार गया? 6। तो v का मान क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर। v का मान क्या आ गया बच्चे? 6 सेंटीमीटर। v का मान 6 सेंटीमीटर आया और प्लस में आया, मतलब राइट हैंड पर ही हमारा प्रतिबिंब बनेगा। बढ़िया, मेरे बच्चे मुझसे पहले आंसर दे दिए, ठीक है। अब देखो, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है, इसका क्या अर्थ है? चलो पहली बात तो ये बताओ, बढ़िया स्पीड है, स्पीड और तेज करूं? ज्योत्सना मिश्रा, m इज इक्वल टू माइनस, इसको स्थापित कैसे करेंगे बेटा? 12th क्लास का टॉपिक है, 10th में नहीं है ये। सॉरी सर, कंफ्यूज। प्रगति क्या हो गया बेटा? अपन लेंगे 2 मिनट का रेस्ट, ठीक है। जिस जिस बच्चे को पानी पीना है पी लो, जिस जिस बच्चे को थोड़ा सा वॉक करना है, 2 मिनट है ना, वो 2 मिनट का वॉक करना, 2 मिनट की वॉक, और 2 मिनट से ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं 40 मिनट और पढ़ाऊंगा। 45 मिनट्स और पढ़ेंगे बच्चे, उसके बाद हम क्लास को खत्म कर देंगे, ठीक है। हमें 40, मेरा टारगेट था 1.5 घंटे का, ठीक है। तो अभी 8:15 हो रहा है, हम 8:45 तक पढ़ेंगे, ठीक है। 2 मिनट का रेस्ट लेंगे, और इस 2 मिनट के रेस्ट के दौरान आप पानी पिए या फिर पानी निकाल कर आए, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, ठीक है। नेचर कॉल हो तो कृपया कर जाकर आए, ठीक है। 1 मिनट का समय। हेलो हेलो हेलो, क्या उड़ान के परिंदे हैं यहाँ पर? क्या मैं सही पते पर आया हूँ? क्या उड़ान के परिंदे यहीं पाए जाते हैं? क्या मैं गलत पते पर तो नहीं आया? आए? कहाँ गए? 2 मिनट की टाइम थी। ये दीपिका कुमारी, मैंने कभी किया रे डांस? तुमको क्या लगा सर रसिया चलेगा? है यहीं था पास में। ओके, ओके, रेखीय आवर्धन समझ नहीं आया। गौरव बेटा, रेखीय आवर्धन ऐसा होता है जो कि हमें बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का आकार क्या है, ठीक है। यस यस यस। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि उनके बोर्ड में अच्छे मार्क्स बने? कितने लोग चाहते हैं? जल्दी यस में आंसर देना। कितने लोग चाहते हैं कि उनके बोर्ड में अच्छे मार्क्स बने? ये शिवम निषाद, रसिया पकड़ लिया तूने, इतनी सारी बातें नहीं पकड़ी तूने। जल्दी बताओ कितने लोग चाहते हो। अच्छा, मैंने अभी एक वो शॉर्ट बड़ा वायरल हो गया था मेरा, वो उस बॉबी देओल की एंट्री वाले गाने पे डांस कर रहा था ना, पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पे भी चला था, शायद हटा दिया उसे। बड़ा वायरल था, उसमें डांस कर रहा हूँ, पंकज सर पढ़ा रहे हैं, बीच में मैं आ गया पढ़ाते पढ़ाते। अरे कुछ करवाते पंकज सर, वो पंकज सर ने बोला कि सर मेरी शादी है, तो मैंने कहा ठीक है सर, पढ़ा के क्या करोगे? मैं आपकी शादी के डांस की तैयारी करूँ। तो मैं शादी के डांस की तैयारी कर रहा था, फिर पता चला उनके बाबू ने थाना नहीं खाया, तो उनकी शादी कैंसिल हो गई।
पंकज सर से कह मत देना तुम लोग। पंकज सर मेरे ऊपर एल्कोहल डालकर, मेरे ऊपर सिल्वर नाइट्रेट डालकर, मेरे ऊपर मर्क्यूरी डालकर, पता नहीं कहां कहां के केमिकल डालकर जला देंगे। हाँ, मैं तो मजाक करता रहता हूँ, मैं तो बावला हूँ, हर कुछ बोलता रहता हूँ। तो भाइयों और भाइयों की बहनों, क्या आप तैयार हैं? यस यस यस, अगर आप चाहते हो अच्छे मार्क्स लाना, अगर आप चाहते हो अच्छे मार्क्स लाना, सब लोग लिख रहे हैं यस हम चाहते हैं अच्छे मार्क्स लाना। ठीक है, यस हम चाहते हैं अच्छे मार्क्स लाना। ठीक है, जब आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो अच्छी मेहनत करना सीखो, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। ठीक है, हम भी आज यहाँ पर खड़े हैं ना तो बहुत मेहनत करी है, दिन भर सोए हैं, रात भर सोए हैं, इतनी मेहनत करी है हमने। याद करोगे मुझे कि कहाँ के बावले सर मिले थे, कहाँ कहाँ की बातें करते थे, लेकिन भाई साहब दुखी होने के तो हजार कारण है, खुशी होने का एक कारण ढूंढना मुश्किल होता है। हाँ, ज्योत्सना मिश्रा कहती हैं कि आप झाड़ू लगा रहे थे, झाड़ू नहीं लगा रहे थे, वो पंकज सर का बाबू आया था झाड़ू लेकर, तो मैंने पंकज सर के बाबू से झाड़ू छीन कर छुपाई थी, तो पता चले पंकज सर को बीच क्लास में उनके बाबू ने झाड़ू झाड़ू मार दी, कैसा लगता, इसीलिए। ठीक है, पंकज सर को मत मेरे सबसे अच्छे मित्र बीडब्ल्यू में रक्षक सर है और पंकज सर। रक्षक सर तो बहुत ही अच्छे मित्र है, ये बात पंकज सर ही है। चलो, अब अपन तैयार हैं हमारे 40 मिनट के सेशन के लिए। ठीक है, 40 मिनट के सेशन के लिए हम तैयार हैं या नहीं? क्या आप सभी तैयार हैं या नहीं? जल्दी बताइए। क्या वो पंकज सर को बता मत दे रहा है कि उनका बाबू झाड़ू लेके आया था, मैंने छीन ली थी, से झाड़ू छुपा दी थी। पंकज सर की शादी हो गई, अदिति कहती है पंकज सर की शादी नहीं बेटा, उनके बेटे की शादी हो गई है। पंकज सर तो होगा बुजुर्ग अब। पी सर ओपी। तो भाइयों और भाइयों की बहनों, शुरू करें पढ़ाई, बस्ती तो बाद में भाई साहब 40 मिनट में खत्म करना है, पढ़ाई करें। बढ़िया, प्रगति वेरी गुड, इक्वल साइज, वी आर रेडी। आप सभी तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। मैं हमेशा सेंटेंस बोलता हूं कि लेके प्रभु का नाम, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मतलब देखो, डायरेक्टली मैं ईश्वर से बहुत प्रार्थना करता हूं, लेकिन इस क्लास के पहले मैं प्रभु का नाम, चाहे वो भगवान के रूप में हो, चाहे वो अल्लाह के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मैं उनका नाम जरूर लेता हूं, क्योंकि वो सबसे ऊपर है, ऑलमाइटी। और मैं उससे प्रार्थना करता हूं कि आज की क्लास में, मैं हमेशा बोलता हूं लेके प्रभु का नाम, कि आज की क्लास में जो भी मैं पढ़ाऊं, ठीक है ना, वो मेरे बच्चों को समझ आना चाहिए, मेरे बच्चे उसको ऑप्टिमाइज करें। क्या ना बच्चे, सर मैं इसीलिए ये शब्द बार बार बोलता हूँ, एंड आई नो एंड आई विश कि आप सभी उस चीजों को समझते होगे, सीखते होगे। अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? टॉपिक का नाम क्या है जो गलत लिखा हुआ है? टॉपिक का नाम है अपवर्तन। टॉपिक का नाम परावर्तन नहीं है, टॉपिक का नाम क्या है? अपवर्तन। लगता है हमारे ऑपरेटर भैया को सस्ते नशे हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने अपवर्तन लिख दिया। टॉपिक का नाम क्या है? अपवर्तन। ओके ऑपरेटर भैया, अगर आप देख रहे हो तो सस्ते नशे करके पीपीटी मत बनाया करो कृपया कर। ठीक है, उन्होंने लिख दिया अपवर्तन। तो अब ये अपवर्तन होता क्या, याद करो। प्रकाश जब किसी सतह से टकराता है तो प्रकाश के साथ क्या होता है? ये बात इस बात पर डिपेंड करती है कि सतह कैसी है। मैंने बोला था ना कि प्रकाश जब किसी सतह से टकराता है तो प्रकाश के साथ क्या होता है, प्रकाश के साथ क्या होता है, ये बात इस बात पर डिपेंड करती है कि सतह कैसी है। अब अभी तक हम दर्पण रख रहे थे, अब हमने रख दिया कांच। अब हमने रख दिया कांच, लो भैया, ये आई एक प्रकाश किरण, ये आई प्रकाश किरण। अब दुनिया में ऐसा कोई कांच नहीं है, होता होगा शायद, लेकिन ये वाला कांच तो ऐसा नहीं है जो इस प्रकाश किरण को रोक पाए। ये वाला कांच तो ऐसा नहीं है जो, ये प्रकाश किरण आई है, ये कांच के अंदर से पार निकलकर चली जाएगी। ये कांच के अंदर से पार निकलकर चली जाएगी। तो प्रकाश किरण जब किसी पारदर्शी सतह से टकराती है, बच्चे अभी मैं 5 मिनट तक जो बोलूंगा ना बच्चे, उस 5 मिनट में, ठीक है, उस 5 मिनट में याद रखना कि जो जो मैं बोलने वाला हूं ना, उन बातों को एक एक शब्द के साथ सुनना। ठीक है, एक एक, क्योंकि इसमें बहुत से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है, बहुत से ऑब्जेक्टिव बनते हैं बच्चा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें मैं बोलने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव बनेंगे और उन ऑब्जेक्टिव के एक एक 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अपवर्तन क्या होता है? जब भी प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में जाती है, जब भी प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में जाती है तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। परावर्तन तो तब होता है जब प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है। परावर्तन तो तब होता है जब प्रकाश किरण किसी चमकीली दर्पण से टकराएगी, तो परावर्तन होगा जब प्रकाश किरण पानी में जाएगी।
प्रकाश किरण कहाँ जाएगी? पानी में जाएगी। प्रकाश किरण पानी में, कांच में जाएगी तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब भी प्रकाश किरण किसी पारदर्शी सतह से टकराएगी तो क्या होगा बच्चे? अपवर्तन होगा। ओके, अब बेटा देखो फिर से ऑपरेटर भैया के सस्ते नशे यहां पर भी है, इसको हटा दो। परावर्तन क्या लिखने वाला हूं मैं? अपवर्तन। बेटा एक एक बात को समझना, ठीक है? मेरी बातों को आपको सुनना पड़ेगा। मान लो मेरे पास एक कांच का टुकड़ा है ना, कांच का टुकड़ा, एक एक बात को ध्यान से सुनना बच्चे, ठीक है? मेरे पास एक कांच का टुकड़ा है, इस कांच के टुकड़े पर एक प्रकाश किरण आती है। अब आप जानते हो ये टकराकर वापस तो जाएगी नहीं, ये टकराकर वापस तो जाएगी नहीं। जब ये टकराकर वापस नहीं जाएगी तो ये कहां चली जाएगी? इसके अंदर, ठीक है? इसके अंदर चली जाएगी और ये घटना कहलाती है अपवर्तन। एक बात का ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है? थोड़ा सा चेंज। अब यार ये आने वाली प्रकाश किरण कहलाती है आपतित किरण। आने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। आने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। जाने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। ओ ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी सॉरी, अपवर्तित किरण, ठीक है ना? क्या कहलाती है? अपवर्तित किरण, ठीक है? अब देखो बेटा ध्यान से, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देख रहे हो ना, तो मैंने डायग्राम में गड़बड़ करी। ये प्रकाश किरण को जाना था सीधा, लेकिन ये मुड़ गई। तो जब भी प्रकाश किरण, सुनना, जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, फिर से, जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वह अपने मार्ग से मुड़ जाएगी। क्यों मुड़ जाएगी? कारण भी बताऊंगा। मैंने आपसे एक शब्द कहा था कि 5 मिनट तक जो शब्द मैं बोलूंगा उन शब्द को ध्यान से सुनना। तो जब भी कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से वायु से आ रही है और कहां जा रही है? अगले पारदर्शी माध्यम कांच में तो एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से मुड़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। अर्थात माध्यम चेंज होने पर प्रकाश का रास्ता भी बदल जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है? आने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण, टकराकर अंदर जाने वाली किरण अपवर्तित किरण। यहां पर खड़ा होगा नॉर्मल, ये कोण बन जाएगा एंगल आई आपतन कोण, और ये कोण बन जाएगा एंगल आर अपवर्तन कोण। बेटा अपवर्तन का कारण क्या होता है? अपवर्तन का कारण होता है प्रकाश की गति में परिवर्तन, ठीक है ना? इसके अलावा और भी कारण मानेगा, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा कारण क्या लगा? प्रकाश की गति में परिवर्तन। तो जब भी प्रकाश, मैंने बोला था और एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि क्या था, कि सर प्रकाश की गति वायु में सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश की गति दूसरे माध्यम, जैसे हम बात करें कांच में, तो कांच में आने पे प्रकाश की गति कम हो जाती है, और प्रकाश की गति जब कम हो जाती है ना तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। एक बच्चा मुझसे पूछता है कि प्रकाश की गति सबसे कम किस में होती है? तो बच्चे प्रकाश की गति सबसे कम होती है हीरे में, ठीक है? मैं जब ये प्रकाश की गति के बारे में बता रहा था ना, तो प्रकाश की गति सबसे कम किस में होती है बच्चे? हीरे में होती है। अब प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही, ये परावर्तन नहीं है, अपवर्तन है, ठीक है? ऑपरेटर भैया सस्ते नशे, ठीक है? ओके, देखो बेबी तू जा, देखो यहां पर एक चम्मच को मैंने ग्लास के अंदर डुबाया हुआ और ये चम्मच तिरछा दिखाई दे रहा है। काहे दिखाई दे रहा है? क्योंकि इससे आने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। दूसरा, यहां पर ये भालू है, ये भालू का आधा आलू हो गया, आधा आलू कट के यहां हो गया और आधा आलू कट के वहां हो गया। ये कटा नहीं है, लेकिन हमें 2 टुकड़ों में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर जल से हमारी आंखों तक प्रकाश किरणें आ रही है, और जल से हमारी आंखों तक प्रकाश किरणें आ रही हो तो इस आलू का कचालू बन जा रहा है, ठीक है? आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। कांच का गिलास लेना, कांच का गिलास, उसके अंदर पानी भरना और उसके अंदर एक पेंसिल दबा के देखना, तो पेंसिल देखना वो तिरछी दिखाई देगी। पेंसिल देखना तिरछी दिखाई देगी। 1 मिनट रुकना, बंदे लोग को कॉल कर यार, बंदे लोग को कॉल कर, बेबी तू जा, ठीक है? बंदे लोग को कॉल कर। सर जी टुडे इज माय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे करमवीर यादव। ईश्वर तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां दे, तुम उन्नति के उस मार्ग पर पहुंचो जिस मार्ग पर पहुंचने का लोगों का स्वप्न होता है, और तुम्हें सारे स्वप्न पूरे हों, तुम्हारे सारे सपने पूरे हों। कभी तुम बहुत अच्छी जगह पहुंच जाओ, और बहुत अच्छी जगह पहुंचने के बाद मुझे याद रखो। कभी मैं तुम्हारे सामने आऊं तो मुझे याद रखना, मुझे रोक लेना, अरे सर आप वही हो जो पागलों जैसी हरकतें करते थे क्लास में, ठीक है? तो बच्चा देखो ये आगे, ओके, प्रकाश किरण का मुड़ना, प्रकाश किरण का मुड़ना, प्रकाश किरण का मुड़ना। बेटा सुनना ध्यान से। मान लो ये एक माध्यम है, ठीक है बच्चे? मान लो ये एक दूसरा माध्यम है। एक प्रकाश किरण आती है वायु से, एक प्रकाश किरण आती है वायु से और चली जाती है कांच में, ठीक है? कहां चली जाती है? कांच में। या फिर एक प्रकाश किरण आती है कांच से, ठीक है, और चली जाती है वायु में।
ठीक है, प्रकाश किरण आती है वायु से, चली जाती है कांच में, या फिर कांच से आती है चली जाती है वायु में। अब सुनेंगे ध्यान से। अब भाई साहब, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है तो माध्यम, ठीक है, ओके एक मिनट सुनना ध्यान से। माध्यम में परिवर्तन होता है। ई को देखो, वायु क्या है हमारे लिए? सघन माध्यम, क्योंकि इसके कण दूर दूर होंगे। और कांच क्या है हमारे लिए? विरल माध्यम। ठीक है, कुछ बातें बोल रहा हूं, मैंने शुरू में ही कहा था अगले थोड़ी देर तक जो जो मैं बोलूं उन बातों को ध्यान से समझना, ठीक है, ओके। अब देखो, कांच जो है हमारे लिए क्या है? सघन माध्यम, और वायु हमारे लिए क्या है? विरल माध्यम। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम के सापेक्ष हम चीजों को समझेंगे। अब यदि कोई प्रकाश किरण सघन से, शब्दों को सुनना, सघन से विरल में आती है तो ये आई ही प्रकाश किरण। कहां आती है? ये आई प्रकाश किरण। यहां भी मैं डायग्राम बना दूं, ये आई प्रकाश किरण, ये मैंने। अब इस बेचारी प्रकाश किरण को जाना कैसा था? सीधा। जाना कैसा था? सीधा। जाना कैसा था? सीधा। जाना कैसा था? सीधा। लेकिन ये क्या ये सीधी जाएगी? नहीं जाएगी, ये सीधी जा ही नहीं सकती, क्योंकि माध्यम चेंज आ गया, माध्यम चेंज हुआ। और जब माध्यम चेंज हुआ, माध्यम चेंज हुआ तो इसने अपने आप को बदला। जब भी कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में, सघन से विरल में, सघन से विरल में, तो अभिलंब की ओर आएगी। कहां आएगी? अभिलंब की ओर। और यदि कोई प्रकाश किरण सघन से, दोनों में मैंने क्या सेम लिख दिया? वायु से कांच, कांच से वायु, गड़बड़ कर दी थी थोड़ी सी बेटा। वायु विरल सघन, और सघन विरल, मैंने उल्टा लिख दिया यहां पर। सॉरी बच्चों, बुढ़ापा टाइम है, भूल जाता हूं। ये है हमारा, ये है हमारा विरल, ये है हमारा वायु विरल, और ये क्या है? सघन। सॉरी बच्चा, बुढ़ापा टाइम है, भूल जाता हूं, ठीक है। तो बेटा देखो, सघन से विरल में अगर कोई प्रकाश किरण आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और यदि कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। देखो, ऑब्जेक्टिव क्या पूछा गया था एमपी बोर्ड में और राजस्थान बोर्ड में? एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। क्या था ऑब्जेक्टिव? यदि कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो वो कहां मुड़ती है? अभिलंब की ओर। क्यों? अरे क्यों मुड़ती है? क्यों मुड़ती है? तो जवाब इसका ये है कि यदि कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है, और गति क्या हो जाती है? कम। गति क्या हो जाती है? कम। याद रखना, गति क्या हो जाती है? कम। और यदि कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में आती है तो गति क्या हो जाती है? अधिक। गति क्या हो जाती है? अधिक। गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जब गति बढ़ जाती है तो ये कहां चली जाती है? दूर। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्या है बच्चा? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पूरा चैप्टर आने वाला इसी पर डिपेंड है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। प्रकाश किरण का मुड़ना हो गया। अब परावर्तन के नियम, ठीक है। यार परावर्तन के नियम नहीं है यार, छोटी बच्ची हो क्या? ये अपवर्तन के नियम है, ठीक है। कौन सा नियम है? अपवर्तन के नियम। ये भाई साहब हमारे ऑपरेटर भैया को मेरी तरफ से मिलता है 1 करोड़ रुपए कैश। आज जाकर बैंक से निकाल लें, ठीक है, ओके। ये डायग्राम तो बढ़िया बच्चों को आता ही है, ठीक है। अब देखो अपवर्तन का नियम, इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट। बेटा बातें कर रहे हो, स्पैमिंग चल रही है, ठीक है, स्पैमिंग चल रही है। आपको स्पैमिंग नहीं करना है ना, मैंने कहा था ना कि करीबन 1.5 घंटे की क्लास होगी, और इस 1.5 घंटे की क्लास में आप लोग स्पैमिंग नहीं करोगे, ठीक है ना, ओके। एक सेकंड पानी पी लो मैं। क्या वो दोनों बॉय हैं? देखो फिर से रिद्धि, दीपिका कुमारी, फिर से बताऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और साहब अहमद पोल करेंगे बेटा। दीपांशु अभी रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, कृपया कर रिवीजन पर ध्यान दें, ठीक है। अपन मस्ती बाद में करेंगे, मैं थोड़ी थोड़ी देर में मस्ती करता रहता हूँ। मुझे पता है कि मेरे उड़ान के परिंदों को क्या चाहिए, कैसे उन्हें बढ़ाना है, और कैसे आपको मुझसे पढ़ना है, ये आप भी जानते हो, ठीक है। तो कृपया कर पहले कॉन्सेंट्रेट करें, ओके। अब अपवर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण जानते हो, आने वाली किरण, ठीक है, आपतित किरण, आने वाली किरण। आपतित किरण के बाद दूसरा है अभिलंब, दूसरा क्या है बच्चे? अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब, और तीसरा क्या है बच्चे? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण जो मुड़ गई, ये तीनों एक ही तल में होंगे। ये तीनों कहां होंगे बच्चे? एक ही तल में होंगे। ये तीनों कहां होंगे? एक ही तल में होंगे, ठीक है, एक ही तल में होंगे। उसके बाद दूसरा नियम जो कि अपवर्तन की जान है, अगर आपने दूसरा नियम नहीं समझा तो मान लो आपको चैप्टर ही समझ नहीं आया, ठीक है। यहां पर बच्चे देखो, मान लो अगर चैप्टर में आपने अपवर्तन का दूसरा नियम नहीं पढ़ा तो आपको कुछ नहीं आया। ओ भैया, अपवर्तन का दूसरा नियम कहलाता है स्नेल का नियम, ठीक है। क्या कहलाता है? स्नेल का नियम। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार आपके पास आई है ना, उसका निकालो साइन, तो साइन आई अपॉन में
साइन आर। ठीक है, साइन आई अपॉन में साइन आर, ये क्या होता है, एक नियतांक। ये क्या होता है बच्चे, एक नियतांक। साइन आई अपॉन में साइन आर, ये क्या होता है बच्चे, एक नियतांक होता है। साइन आई अपॉन में साइन आर, ये क्या होता है बच्चे, एक नियतांक होता है। साइन आई अपॉन में साइन आर, ये क्या होता है बच्चे, एक नियतांक होता है। साइन आई अपॉन में साइन, और इस नियतांक को कहा जाता है अपवर्तनांक। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चे, अपवर्तनांक। शब्दों को सुनना, मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं, क्या आगे अपवर्तनांक है। ठीक है, अब सुनना अपवर्तनांक क्या होता है, पहले मेरे शब्दों को सुनना। अपवर्तनांक को कुछ बुक्स में एन से प्रदर्शित करा है और कुछ बुक्स में म्यू से प्रदर्शित करा है। तो आपको एन अच्छा लगे तो एन लिख लेना, म्यू अच्छा लगे तो म्यू लिख लेना। सुनना शब्दों को। अब प्रकाश किरण कौन से माध्यम में मुड़ती है, पहले या दूसरे में, तो जवाब है दूसरे में। ठीक है, क्या बोला, प्रकाश किरण कहां आकर मुड़ती है, तो दूसरे में। ठीक है, तो बेटा देखो, प्रकाश किरण कहां मुड़ती है, दूसरे में। पहले माध्यम से तो बढ़िया गाना गाते हुए सुकून से चली आती है, और ये दूसरे माध्यम में आकर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो जब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में मुड़ जाती है तो अपवर्तनांक कौन से माध्यम का होगा, दूसरे माध्यम का। शब्दों को सुनना, इन शब्दों में ऑब्जेक्टिव छुपे हुए, ठीक है। पहले माध्यम से प्रकाश किरण आई और दूसरे माध्यम में आकर मुड़ गई, तो अपवर्तनांक कौन से माध्यम का हुआ, दूसरे माध्यम का। तो कोई भी प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वो अपने मार्ग से मुड़ जाती है। अपवर्तनांक ही हमें बताता है कि प्रकाश किरण कितनी मुड़ेगी। शब्दों को सुनना, अगर अधिक अपवर्तनांक तो प्रकाश किरण भी ज्यादा मुड़ेगी। शब्दों को सुनना, मैंने फिर से कहा, अधिक अपवर्तनांक तो प्रकाश किरण भी ज्यादा मुड़ेगी, कम अपवर्तनांक तो प्रकाश किरण भी कम मुड़ेगी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है हीरे का। ठीक है, किसका होता है बच्चे, हीरे का, और इसका अपवर्तनांक होता है 2.42। तो इस संसार में सबसे ज्यादा प्रकाश किरण को कौन मोड़ेगा, तो जवाब है हीरा, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है। तो जितना ज्यादा अपवर्तनांक उतना ज्यादा प्रकाश किरण को मोड़ा जा सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव कि जितना ज्यादा अपवर्तनांक उतनी कम प्रकाश की गति। क्या बोला, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर आपको प्रकाश की गति याद रखना है तो सबसे कम प्रकाश की गति कहां होती है, सबसे कम प्रकाश की गति होती है हीरे में। तो जितना ज्यादा अपवर्तनांक उतनी कम प्रकाश की गति। तो सबसे धीरे हीरा ऐसा है जिसमें प्रकाश की गति सबसे कम होती है। अब अपवर्तनांक का एक और सूत्र होता है, अपवर्तनांक को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका सूत्र होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, क्या होता है बच्चे इसका सूत्र, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, ये रहा हमारा जो भी माध्यम हो, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहला माध्यम एयर भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, जो भी हो सकता है उसके अनुसार। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, उसके बाद दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, इसका सूत्र ये भी होता है। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, इसका सूत्र ये भी होता है। और ये इसका उपयोग करोगे, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये एक मात्रक विहीन राशि है। कैसी राशि है, मात्रक। अगर आपसे बोल दिया जाए 2.242 अपवर्तनांक के बाद वहीं खत्म हो जाती है, आपको इसके आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि यदि कोई प्रकाश किरण जल से पानी में, अरे ये क्या लिखा है ऑपरेटर भैया ने, कि यदि प्रकाश किरण जल से पानी में जाएगी। ओ भाई सस्ते नशे करे थे, सस्ते नशे करे थे। अरे यदि कोई प्रकाश किरण जल से पानी में जाएगी, हाय हाय जल से पानी में नहीं, नहीं, रुको हम इसका रंग बदलें। ठीक है, जल से कहां जाएगी, पानी में। ठीक है, जल से कहां जाएगी, पानी में। वाह यार ऑपरेटर भैया, यार जल से तुम लेगा पानी में, वायु से पानी में लाओ, वायु से पानी में लाओ, जल से पानी में। ठीक है, यदि कोई प्रकाश किरण वायु से पानी में आएगी, ही हा हा हा, ये है वायु, ये है वायु, और ये है जल, ये है जल। मछली जल की रानी है, उड़ता हुआ पानी है। ठीक है, तो ये इस प्रकाश किरण को जाना था सीधा, लेकिन सीधी नहीं जाएगी, कहां मुड़ जाएगी, जवाब दे दो जल्दी से। तो ये मुड़ जाएगी अभिलंब की ओर, ये मुड़ जाएगी अभिलंब की ओर। ओके 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 ओके, आगे बढ़ते हैं। आयताकार ग्लास स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में इसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे गए। फिर से ये डायग्राम बनाया गया, ठीक है, ये डायग्राम आया है कई बार, और अक्सर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आए हैं। आयताकार ग्लास द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, एक प्रकाश किरण आई, बहुत ज्यादा दूर जा रही है। ठीक है, एक प्रकाश किरण आई,
इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन कांच कहता है कि मैं तुझे सीधा नहीं जाने दूंगा क्योंकि मेरा अपवर्तनांक ज्यादा है। और वायु से आ रही है, कहां से आ रही है? वायु से। जब ये वायु से आ रही है और कहां जा रही है? कांच में। वायु से आकर कहां जा रही है? कांच में, और वापस कहां जाएगी? वायु में। तो कांच कहता है कि मैं तुझे सीधा नहीं जाने दूंगा वत्स, मैं तेरे रास्ते को मोड़ दूंगा वत्स। तो जब ये अपने रास्ते को मोड़ देगी, ठीक है, जब ये अपने रास्ते को मोड़ देगी तो कहां मोड़ेगी? कांच से वायु में आ रही है, तो ये आ जाएगी अभिलंब की ओर। अरे अभिलंब की ओर, बिरल से सघन में आ रही है। और भाई साहब यहां देखो, ये कांच से वापस वायु में आएगी तो ये अभिलंब से कहां हट जाएगी? दूर हट जाएगी। तो मेरे बच्चे, प्याले प्याले बच्चे, आने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। आने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण। ये जो प्रकाश किरण मुड़ गई ना, ये कहलाती है परावर्तित किरण। ठीक है, और ये प्रकाश किरण जो बाहर निकल गई ना, इसे पूरा बना देते हैं सफेद रंग का। ठीक है, इसको येलो रंग का पूरा बना देते हैं। ठीक है, ये कहलाएगी निर्गत किरण। ये क्या कहलाएगी? निर्गत किरण। तो बेटा निर्गत किरण और आपतित किरण समांतर होती है। देखो, ये आपतित किरण को बढ़ाती है, निर्गत किरण कैसी होती है? समांतर होती है। सर लव यू, मुझ पे इतना प्यार क्यों आ रहा है आज? मैं पिटाई लगाऊं तो नहीं आना चाहिए। लव यू टू मेरे उड़ान के परिंदों, लव यू अ लॉट मेरे बच्चों। ठीक है, एन से दूर हट जाएगी, वेरी गुड। ठीक है, कोई ना, मुझे भी प्यार आता है बहुत सारा। तुम बहुत छोटे छोटे बच्चे हो यार, अगर तुम्हारा ब्याह करा देना। नहीं करा रहे, ब्याह तो नहीं करा रहे। ब्याह तो पंकज सर का कराऊंगा, बिलाल सर का तो होगा, या पंकज सर का कराऊंगा, कमल सर का कराऊंगा, मोहित सर का कराऊंगा। उनका कराना ब्याह। मेरा ब्याह कराने के पीछे पड़े, मुझे खुश नहीं देख सकते ये लोग। पहले मैं उन लोगों का कराऊंगा ब्याह, उसके बाद मैं मेरा करूंगा। क्योंकि मैं पहले चाहता हूँ एक्सपेरिमेंट करना कि शादी के बाद क्या होता है, शादी के बाद के साइड इफेक्ट, इन लोगों पे मैं एक्सपेरिमेंट करके। यस जोशना, लव यू मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं जिंदगी भर तुम लोगों को मिस करूंगा। ये देखो, ब्याह की बात आते आते चेहरे पे खसियां आ गई। ब्याह की बड़ी जल्दी है तुम लोग के। मार लगाई, अगर एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लाए ना, ऐसी मार लगाऊंगा। अगर मम्मी जी या पापा जी क्लास को देख रहे हैं तो कृपया कर इनसे बोल दें कि पूरी तरह से ध्यान दें क्लास पर। ठीक है, ओके भैया, आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जी है हमारा लेंस। लेंस एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है जो दो प्रकार की सतहों से मिलकर बना होता है। जो दो प्रकार की सतहों से मिलकर बना होता है, और दोनों सतहें कैसी होती हैं? गोलीय सतहें। ठीक है, दोनों सतहें कैसी होती हैं? गोलीय सतहें होती हैं। भाई साहब, लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस। ठीक है, जैसे दर्पण हमने पढ़े थे ना, 15 से 20 मिनट की क्लास और बची है बच्चे, लगभग 15 मिनट की। अब दूसरा, और एक होता है अवतल लेंस। ठीक है, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस ऐसा होता है जो बीच में से मोटा होता है, कोनों पर से दुबला होता है। अवतल लेंस कुछ ऐसा होता है जो बीच में से पतला होता है, कोनों पर से मोटा होता है। उत्तल लेंस को अंग्रेजी में कहते हैं, उत्तल लेंस को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। अवतल लेंस को अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस याद रखना। भाई साहब, उत्तल लेंस बीच में से मोटा होता है, अवतल लेंस बीच में से पतला होता है। फिर से, उत्तल लेंस बीच में से मोटा होता है, अवतल लेंस बीच में से पतला होता है। आए सर, आप सर फिजिक्स का प्रैक्टिकल है मेरा। हाँ बेटा, मैं प्रैक्टिकल के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूं बहुत जल्दी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है यार, लेंस होता है पारदर्शी। जब लेंस पारदर्शी होता है तो कृपया कर इस क्वेश्चन का आंसर दें। जो भी इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसे मेरी तरफ से मिलेगी आज डेरी मिल्क। ठीक है, डेरी मिल्क मिलेगी उनको आज मेरी तरफ से। जल्दी से आंसर दीजिए। क्या रॉन्ग हो गया मिश्रा जी? कुछ गलत बता दिए क्या मैंने? नाम उल्टे लिख दिए क्या? चलो देखते हैं इसके बाद, है ना। पिछली स्लाइड में कुछ गड़बड़, शब्द वब्द गलत लिख दिए होंगे कुछ। आए, अरे जहां आंसर मत दिया करो। तुम लोग एक आंसर देते हो ना तो सारे के सारे बच्चे चिटिंग कर देते हैं, सारे के सारे चिटिंग कर लेते हैं, सब के सब वही आंसर देते हैं। पोल आए करना, पोल में आंसर दिया करो। तो भाई साहब, क्या कांच से लेंस बना सकते हो? हाँ बना सकते हैं। क्या प्लास्टिक लेंस बना सकते हो? हाँ बना सकते हैं। क्या मिट्टी से लेंस बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? अरे मिट्टी पारदर्शी नहीं होती। क्या आपके घर की मिट्टी के आर पार दिखता है? नहीं। तो लेंस पारदर्शी होता है, तो उसको बनाने के लिए ऐसा माध्यम लो जो पारदर्शी हो। अर्थात सी इज द सही जवाब। 67% बच्चों ने सही जवाब दिया। बाकी के बच्चे
कांच, प्लास्टिक और सभी नहीं बेटा, याद रखना लेंस बनाने में किसका किससे उपयोग नहीं किया जाता है। प्रिया सिंह ने सबसे पहले आंसर दिया। ओमजी वर्मा, गेम ओवर बाय भुवनेश कुमार, आशुतोष तिवारी ब्राह्मण। वेरी गुड, आप सभी ने सही जवाब दिया है। आप सभी को मिलते हैं 5 करोड़ रुपए। आप सभी को मिलता है 5 करोड़। ओहो, क्या करेंगे आप 5 करोड़ रुपए का? ओके, अब बेटा हम बनाएंगे डायग्राम। अब 10 मिनट, लगभग 10 मिनट और है क्लास में, ठीक है। इन 10, हाँ ज्यादा बचा नहीं है, ज्यादा नहीं है, हाँ 10 मिनट और लगेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे, डायग्राम बना के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये मैंने एक बार पहले भी उपयोग किया था। ये हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा किसका है? इसकी मैं मूछें बनाऊंगा। मेरे यहाँ न्यूज़पेपर आता था ना, तो मैं सबकी मूछें बनाता था, तो मैं आज इसकी भी मूछें बनाऊंगा। दुंग 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 दुंग। वाह यार, मुझसे हो तो इसके जैसी। मैं ऐसे ही करता, इसको मैं बाली भी पहनाऊंगा, इसको मैं टीका भी लगाऊंगा, इसकी मैं मांग भी भरूंगा, ठीक है। मेरे घर में न्यूज़पेपर आता था, मैं तो यही करता था पहले। आप लोग भी करते होगे। आपकी कॉपी ये रहे कमल सर, ठीक है, ये रहे मोहित सर, ठीक है। मुझे खुश होते हुआ देख नहीं पा रहा, मैं वहां खुश हूं, ठीक है, वहां पर खुश हूं और मुझे देख नहीं पा रहा है, ठीक है। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब गोली लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीख लो। याद रखना, गोली लेंस द्वारा प्रतिबिंब, गोली लेंस की परिभाषा याद रखना बेटा। देखो, लेंस का मध्य भाग होता है ओ, है ना, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, वक्रता केंद्र। लेंस के लेफ्ट में पहला फोकस होता है, जैसे फोकस नंबर 1। लेंस के राइट में दूसरा फोकस होता है, जैसे फोकस नंबर 2। लेंस के लेफ्ट में फोकस नंबर 1 होता है और लेंस के राइट में फोकस नंबर 2 होता है। पहली बात तो ये, यहाँ पर अवतल लेंस क्यों है? मुझे उत्तल लेंस चाहिए। गलत, कतई गलत। ऑपरेटर भैया ने सस्ते नशे किए थे, सच में सस्ते नशे किए थे, कतई गलत बनाया उन्होंने, कतई गलत बनाया, ठीक है। इसमें से ये हंसी देखो तो हंसता कितने, अरे चलो देखो, मान लो मेरे पास एक लेंस है। क्या नाम है इस लेंस का? कोई आंसर दे दो। मान लो मेरे पास एक और लेंस है। ओ भाई साहब, तुम कहां से आ गए? जिसको बुलाते हैं वो आते नहीं हो, ठीक है। मान लो हमारे पास एक और लेंस है, मान लो हमारे पास एक और लेंस है। अब ये वाली लाइन अपारेचर कहलाती है, ठीक है। ये वाली लाइन अपारेचर कहलाती है, ये कहलाता है मुख्य अक्ष। आए, तुम इधर आ जाओ। ये क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष। ये क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष। ये भी कहलाता है मुख्य अक्ष भाई साहब। ये बिंदु कहलाता है ओ, ऑप्टिकल सेंटर, है ना, प्रकाशीय केंद्र, फोकस नंबर 1 और 2f1, ठीक है। और ये कहलाता है f2 और ये क्या कहलाता है? 2f2। यदि यहां पर आप बनाओगे तो यहां पर भी वही सेम चीजें, f1 2f1, ठीक है, f2 और ये कितना हो गया? 2f2। तो यदि किसी वस्तु को मैं कहां रखूंगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो यदि किसी वस्तु को अनंत पर रखूंगा तो कमेंट में आंसर दे दो। सर, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? मतलब अवतल लेंस की फोकस दूरी, फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी। आंसर दे दो। वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अरे वस्तु से पहली प्रकाश किरण आती है, क्योंकि ये लेंस प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर देता है, क्योंकि ये लेंस प्रकाश किरणों को मिला देता है, क्योंकि ये लेंस सारी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। तो कहां इकट्ठा करता है? ओ भाई साहब, पेन उल्टा पकड़ लिया। ये बिंदु कहां होता है? फोकस। तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पर। इमेज कहां बनेगी? फोकस पर। इमेज का, और अगर किसी वस्तु को ही फोकस पर रख दें, अगर किसी वस्तु को, तो पहली प्रकाश किरण ऐसी जो समांतर हो जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण ऐसी जो समांतर हो जाएगी, तो इमेज बनेगी कहां पर? अनंत पर, ठीक है। तो वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत पर, और अगर वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब कहां पर बच्चे? फोकस पर। याद रखना, जैसे दर्पण में हमने 6 डायग्राम बनाए थे, यहां से बढ़िया। ओके मेरे बच्चों, बैगन, अर्जुन बैगन खाएगा आज? ओके, अगले चित्र की तरफ पढ़ते हैं। अगला चित्र कहता है कि मान ले हमारे पास एक लेंस है, मान लो हमारे पास एक और लेंस है। और कौन सा लेंस है? ये लेंस है उत्तल लेंस। ये बना दिया हमने मुख्य अक्ष, ये बना दिया हमने मुख्य अक्ष, ठीक है। ये O कहलाता है, E को कहे f1, E को कहे 2f1, E को कहे f2 और E को का कहे 2f2। इधर भी देखो, तुम उधर तो हम इधर। E को कहें f1, E को कहें f2, E को कहें 2f1 और E को कहें 2f2,
ठीक है, अब हम वस्तु की स्थिति देखते हैं कि अगर मैं किसी वस्तु को, ओ भाई ये कौन से जमाने का कलर आ गया, ओ भाई अगर मैं किसी वस्तु को कहां रख दूं, 2f1 से दूर, 2f1 से दूर, तो मैं आज लूंगा ऑरेंज कलर की वस्तु, तो ऑरेंज कलर की वस्तु को यहां रख दिया। पहली प्रकाश किरण समांतर जो जाएगी फोकस से और दूसरी प्रकाश किरण सीधी आ जाएगी, तो प्रतिबिंब जो बनेगा आए, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ठीक है। एक प्रकाश किरण कहां आएगी, समांतर, और दूसरी प्रकाश किरण यहां से आएगी तो यहां मिलेगी, तो प्रतिबिंब बनेगा F2 व 2F2 के मध्य। तो इमेज कहां बनेगी, F2 व 2F2 के मध्य, F2 व 2F2 के मध्य कहीं बनेगी भैया। आए बढ़िया, मेरे से पहले आंसर दे देते हो तुम लोग, मेरे से पहले ही तेजी में आंसर दे देते हो। ओके, आप लोग आगे देखें, अगर किसी वस्तु को हम रख दें कहां पर, F1 व 2F1 के मध्य, कहां रख दें बच्चे, F1 व 2F1 के मध्य, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट को रख दें ऑरेंज कलर का, ठीक है। पहली प्रकाश किरण जाने दो समांतर, और कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण आने दो सीधी, कहां मिल गई बच्चे, ये 2F2 से पीछे, तो प्रतिबिंब कहां बन गया बच्चे, 2F2 से दूर। प्रतिबिंब कहां बन गया बच्चे, 2F2 से दूर। अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं, अगला चित्र, दो चित्र और बच्चे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल है और क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है सर। पिछला वाला रिपीट, ठीक है, मैं फिर से कर दूंगा। ओके, अब अच्छा देखो, पांचवा चित्र बनाएंगे। ये विचित्र से चित्र आपकी चित्रकारी को खराब कर देते हैं, मैंने देखा है बहुत से बच्चे गलत बनाते हैं। तो याद रखना, ई कहलाए F1, ई कहलाए F2, ई कहलाए 2F1, ई कहलाए 2F2, ठीक है। ओके, अब देखो छठा चित्र, ये छठा वाला बहुत शानदार बनेगा। ई बनाया हमने दर्पण, नहीं लेंस, ई बनाया हमने, ई बनाया F1, ई बनाया F2, ई बनाया हमने 2F1, ई बनाया हमने 2F2। तो मेरे प्याले बच्चे, अगर किसी वस्तु को मैंने रख दिया 2F1 पर, तो पहली प्रकाश किरण समांतर प्रकाश किरण जाना है कहां से, फोकस से, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण फोकस से, और फोकस से आने वाली प्रकाश किरण ऑटोमेटिकली 2F2 पर मिलेगी, तो इमेज बनेगी 2F2 पर। तो अगर वस्तु रखी है 2F1 पर, तो इमेज बनेगी कहां पर बच्चे, 2F2 पर, ठीक है। यहां पर वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है, ठीक है। अगर किसी वस्तु को ओ वाह ओ, ठीक है, अगर किसी वस्तु को ओ वाह F1 के मध्य रख दें, तो ये रख दिया वस्तु को, पहली प्रकाश किरण समांतर प्रकाश किरण यहां से जाएगी, और दूसरी प्रकाश किरण यहां, बैकवर्ड एक्सटेंड करो, तो इमेज यहां बनेगी, ये बन गई इमेज। तो इमेज बनती है कहां पर, वस्तु के पीछे। इन 6 डायग्राम में इकलौती इमेज है जो बन रही है आभासी, जो कैसी बन रही है बच्चा, आभासी, बाकी सारी की सारी इमेज कैसी बनी है, वास्तविक। बढ़िया यार, मतलब ये आप बिलीव करो, ये खुशी है कि मेरे से पहले तुम लोग आंसर दे देते हो, ठीक है, ये बहुत अच्छी खुशी है। ओके, अब बेटा चिन्ह परिपाटी हम वही वाली लगाएंगे जो पहले लगाते थे, सेम टू सेम, जो दर्पण वाली है वही की वही यहां पर लगेगी। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, जो भी प्रकाश किरणें लेफ्ट की ओर होंगी माइनस में ली जाएंगी, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, जो भी प्रकाश किरणें लेफ्ट में होंगी वो माइनस में ली जाएंगी, जो भी प्रकाश किरणें राइट में होंगी वो कैसी ली जाएंगी, प्लस में, जो भी प्रकाश किरणें राइट में होंगी वो कैसी ली जाएंगी, प्लस में, जो भी ऊपर जाएगा प्लस, जो भी नीचे आएगा वो माइनस। हमेशा याद रखना, वस्तु लेफ्ट में रखोगे। कहां रखोगे बच्चे, वस्तु की जगह में वास्तु लिखने वाला था, ठीक है। वस्तु कहां रखोगे, लेफ्ट में रखोगे। जब आप वस्तु लेफ्ट में रखोगे तो वस्तु की दूरी क्या होती है, u, और u क्या हो जाएगा, माइनस I ओके, वस्तु से बड़ी। बढ़िया, क्लियर। ओके, अब हम बढ़ते हैं लेंस सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u और f के मध्य संबंध बताता है, ठीक है। मोबाइल में आग में गिर गया लेकिन बच गया, मोबाइल को कुछ नहीं हुआ, वेरी गुड, ठीक है बच्चा। देखो, अगर लेंस सूत्र कहता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, दर्पण सूत्र में मैंने प्लस लगाया था, ठीक है। आवर्धन
आवर्धन हमें बताता है कि m इज इक्वल टू आई बाय ओ और बेटा v बाय यू। याद रखना यहां पर v प्लस में लिया जाएगा, यहां पर v किस में लिया जाएगा बच्चे, प्लस में लिया जाएगा। ठीक है, आवर्धन अगेन कोई मात्रक नहीं है, आवर्धन एक मात्रक विहीन राशि है, आवर्धन एक मात्रक विहीन राशि है। ठीक है, हाँ ज्योत्सना मिश्रा स्पीड बहुत तेज है यार, सच बात है। स्पीड मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि स्पीड मेरी बहुत तेज रहेगी, क्योंकि बच्चे 1.5 घंटे का टारगेट था, हम 10 मिनट लेट हैं। शुभम 5 मिनट। अर्चना धामने कहती हैं कि बताओ ना आप कहाँ चले गए थे। क्या है अर्चना धामने, कहाँ, किससे पूछा, मुझसे? ज्योत्सना या रिवीजन है? हाँ दीपिका बेटा बहुत स्पीड रहेगी, वेरी गुड दीपिका। ओके यस। खाना खा लिया आप लोगों ने? खाना खा लिया? क्या खाया आप, जल्दी जल्दी सब बताओ, क्या क्या खाकर आए हो इस क्लास में? क्या क्या खाए हो? सर डाउट चेक करो, अमित करेंगे बिल्कुल चेक। सर 12 बज गए, वेरी गुड। हमारे गोले पे तो 12 नहीं बजे, आपके गोले पे 12 बज गए। अवंतिका पांडे भूख लग गई। अरे यार मेरे को भी भूख लगी यार, लेकिन घर जाके खाना बनाना पड़ेगा पहले मुझे। मम्मी ने जो बेलन मारा था वो बेलन टूट गया। नहीं खाए कोई दिक्कत नहीं, अभी खा लेना बस कुछ देर बाद आप खाना खाना बढ़िया। ठीक है, 11 पीएम पर कौन खाना खाता है? पिया साहा कहती है 11 पीएम पर। तो भाई साहब इतना लेट खाना मत खाया करो, 9-10 बजे तक खाना खा लिया करो। ठीक है, इतना लेट 11 पीएम पर खाना नहीं, हम तो सो जाते हैं, है ना? 11 पीएम पर तो सो जाते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बच्चा देखो, लेंस की क्षमता जो होती है ना, लेंस की क्षमता, रुकना गलत लिखा गया। लेंस की जो क्षमता होती है ना, वो फोकस दूरी का व्यतक्रम होती है। वो क्या होती है बच्चे? फोकस दूरी का व्यतक्रम होती है। ठीक है, अगर आपको लेंस की क्षमता मतलब अंग्रेजी में कहते हैं पावर, ठीक है, इसका सूत्र निकालना है तो 1/f। पावर का सूत्र क्या होता है? 1/f। पावर का सूत्र क्या होता है बच्चे? 1/f। पावर का सूत्र क्या होता है बच्चे? इसका मात्रक, ठीक है, इसका मात्रक होगा डायोप्टर। ठीक है ना, क्या होगा? डायोप्टर। और जब फोकस दूरी किस में होगी बच्चा? फोकस दूरी मीटर में होगी। अगर आप P इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बाय एफ पुट करते हो तो इस स्थिति में अलग होगा। ठीक है, याद रखना मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। और एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। ठीक है, 1 मीटर होती है, उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है बच्चे? 1 मीटर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक लेंस की पावर +2 डायोप्टर है, तो पावर कितनी दी है बच्चा? +2 डायोप्टर। और बेटा प्लस में दी है पावर तो उत्तल लेंस है, याद रखना। अगर पावर माइनस में दी होती, मैं यहां लिख देता हूं, अगर पावर माइनस में प्लस होती है तो लेंस कौन सा है बच्चा? उत्तल है। और अगर यहां पर माइनस है तो लेंस कौन सा है बच्चा? अवतल है। ठीक है, इन दोनों बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, वापस न्यूमेरिकल पर आते हैं कि पावर दी है हमें 2, पावर हमें दी है 2 और हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी इज इक्वल टू 1/p, तो फोकस दूरी इज इक्वल टू 1/2, तो फोकस दूरी इज इक्वल टू 0.5 मीटर। तो मीटर है सेंटीमीटर में, मतलब फोकस दूरी बराबर 50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी आ गई बच्चे? 50 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ओके, ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कौन करके दिखाएगा मुझे? अब इस क्वेश्चन को कौन करके दिखाएगा मुझे? जैसे हमने एक न्यूमेरिकल किया था ना, सेम टू सेम वैसा ही न्यूमेरिकल है। कौन करके? आई वांट आंसर, आई वांट आंसर, आई वांट आंसर एवरीवन। बढ़िया, आप लोगों ने पहले आंसर दे दिया था। काहे कुछ भी सही होगा सच्ची? मेरे को 90% लाना है शिखर बेटा, मेहनत करना पड़ेगी इसमें। ना ना मुझे भी बनना ना। तो बेटा देखो, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, मतलब वस्तु का आकार कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। और अभिसारी, अभिसारी मतलब कॉन्वेक्स, जो प्रकाश किरणों को इकट्ठा करेगा, तो इसकी फोकस दूरी कैसी ली जाती है? प्लस में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो यू का मान कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। और ये किस में रखा है बच्चे? माइनस में। यू सदैव आप किस में लोगे? माइनस में लोगे। आपको क्या निकालना है बच्चे? वी निकालना है।
क्या आप इन तीनों की सहायता से v का मान निकाल सकते हो? क्या आपके पास कॉपी है ना, आप इन तीनों की सहायता से v का मान निकाल सकते हो। और जैसे v का मान निकल जाए तो m का मान, m इज इक्वल टू क्या होता है, i बाय o इज इक्वल टू माइनस v बाय u। इन सूत्र का उपयोग कर कर आप क्या सॉल्व कर सकते हो? जल्दी बताइए, आई वॉन्ट आंसर। v का मान 16.6 आया, पता नहीं। ठीक है, यस सर, 16.6 काफी बच्चों का आंसर आया है। तो यार इसी के साथ आज का ये रिवीजन समाप्त होता है। बैटरी नहीं, आज का रिवीजन समाप्त होता है। ठीक है, बहुत लंबा चैप्टर था बच्चे, बहुत लंबा चैप्टर था, मैंने बहुत स्पीड में, थैंक यू आप लोगों ने मेरे साथ इतनी डेडिकेशन रखी, थैंक यू आप लोगों ने इतनी मेहनत की, थैंक यू आप लोगों ने मेरे साथ अपनी स्पीड को मेंटेन किया। आई लव यू मेरे बच्चों। उड़ान के परिंदों, आखिरी 4 क्लासेस हैं, आखिरी 4 क्लासेस, उन 4 क्लासेस के बाद ना जाने हमारा मिलना कब होगा। क्या आपको आज की क्लास में मजा आया या नहीं? सच बताओ, क्या आपको आपकी आज की क्लास में मजा आया या नहीं? बताइए जल्दी से, ये जल्दी बताइए। मेरे अंदर का पुनीत सुपरस्टार जाग जाता है, या जल्दी बताइए। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस अमेजिंग लेक्चर। इतनी इंग्लिश तो मुझे आती नहीं है यार। प्रगति है, प्रगति नहीं। ओके भाई साहब, अगली बार अच्छे अच्छे से नाम लेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। ओके, डांस नहीं करना है बच्चों, देखो कृपया कर क्वेश्चंस को, कृपया कर क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप सभी को मैं आज होमवर्क देकर जा रहा हूं बच्चे, कृपया कर आज क्लास देखने के बाद क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना। प्रकाश का प्रकीर्णन अगले चैप्टर में आएगा बच्चे, ठीक है। और आज शायद फ्राइडे को अगली क्लास होगी। फ्राइडे को जब आप नेक्स्ट क्लास अटेंड करो ना बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में नोट्स साथ रख के बैठना, ठीक है। अब जाइए आप लोग, खाना खा लीजिए, मेरे हिस्से का भी खा लेना। मेरे पास, मेरे को घर जाना पड़ेगा, घर जाके खाऊंगा, ठीक है। मैराथन होगी, यूट्यूब चैनल पर भी रिवीजन होगा बच्चे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को। हमारी आखिरी 4 क्लासेस बची है, उसके बाद उड़ान के परिंदों से ना जाना कब मुलाकात होगी, ठीक है। आज की क्लास के टॉपर को देख लेते हैं यार, कौन किया टॉप। सबसे पहले टॉप किया निगम, 6 में से 6। दीपक कुमार, तैयबा, आनंद केसरी, मिश्रा जी, आयुष मौर्य, अनाया, ऋतु, ज्योत्सना एंड सांध्य। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ए शुभम लीजेंड कह रहा पंकज सर को बताऊंगा। ए पंकज सर को मत बताना कुछ भी, ठीक है, क्यों उनके जले पे नमक छिड़क रहा है, ठीक है। मिश्रा जी की AIR 5 आई है, वेरी गुड मिश्रा जी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, पढ़ना पढ़ना, ठीक है। फिर मस्ती करेंगे अगली क्लास में। बाय बाय एंड लव यू मेरे उड़ान के परिंदों। तथा बच्चों।